नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट की परीक्षा 6 सितंबर 2026 को होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको इसी वर्ष का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने वाला हूं। इससे पहले परीक्षा आपकी कुछ महीने पहले ही हुई थी। 7 और 8 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको 7 फरवरी 2026 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराने वाला हूं, क्योंकि आपको पता चलेगा क्वेश्चन आखिरकार कहां से पूछे गए, इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना था, सोल्व करने का आखिर तरीका क्या था। कठिन से कठिन क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते थे, वो सारे के सारे तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अधिकतर क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, सभी को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है ना, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कहाँ से क्वेश्चन किस लाइन से उठाया गया, ये सारी बातें आपको बताने वाला हूं। और जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, जिनको मैं कराऊंगा, इन क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी अतिरिक्त जानकारी होगी, या मैं थ्योरी के फॉर्मेट में आपको कराऊं या अदर पीवाईक्यू क्वेश्चन इससे जुड़े हुए जितने भी अलग से पूछे गए होंगे, ताकि आपका कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए इन क्वेश्चन के जरिए, और सिलेबस भी आपका खत्म होता हुआ चले इन क्वेश्चन के जरिए। इसलिए यह वीडियो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एसएसटी में आप लोगों से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन कहां से आएंगे? एक तो आपका हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा आपका पॉलिटी और चौथा आपका पेडागोजी। इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैं यहां पर इस वीडियो को शुरू करता हूं। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? उत्तर आपका होगा 27 दिनों में पूरा करता है। जो चंद्रमा होता है वो अपने अक्ष पर भी घूमने में 27 दिन का ही टाइम लेता है, और पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी 27 दिन का ही टाइम लेता है। इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन पेपर में 10 से अधिक बार पूछा जा चुका है, 10 बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन पेपर का। ठीक, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, जो कि कर्क मकर इन रेखाओं से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं। कर्क रेखा की मैं बात करूं तो ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव व्रत आपका कहां पर हो जाएगा? विषुवत रेखा के उत्तर में। उत्तर लिखा है तो उत्तर ध्रुव व्रत हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव व्रत आपका दक्षिण में होगा। सिंपल सी बात। ऐसे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते थे। ए का यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया। तीसरा कटेगा, चौथा यहाँ से आप लोग हटा देना। बी का पहला यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको अभी तक 2 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन कराए हैं, तीसरा भी करा देता हूँ। फिर मैं बात करता हूँ इन क्वेश्चन की खोजबीन की, यानी कहाँ से पूछे गए और इनसे जुड़े हुए तमाम क्वेश्चन। पृथ्वी के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ा करो तो ध्यान से पढ़ा करो। नॉट करेक्ट वाला आपसे पूछा है। आकार में पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है, ये बात सही हो जाएगी। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन नहीं कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है, ना कि घूर्णन। पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन बोलते हैं। पृथ्वी के आकार को भू आब कहा जाता है, करेक्ट बात। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, करेक्ट बात। आपसे नहीं वाला पूछा गया है, तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा मित्र? तो आपका सेकंड जवाब यहाँ पर आपका नहीं वाला हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए। देखो, अब मैं आपको पृथ्वी के बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी बता दूंगा, और ये चंद्रमा वगैरह रहा, कर्क रेखा, ठीक है ना, तो तभी आप लोगों का सिलेबस पूरा हो पाएगा इन क्वेश्चन के जरिए। आइए मैं 1 मिनट में इन सभी को यहाँ पर लपेटता हूँ। क्वेश्चन पेपर में यहाँ से पूछा गया था, जैसे मैंने आपको चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगभग करता है पूरा, तो 27 दिन आपको बताया। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया, और इससे पहले चंद्रमा से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। आइए उन क्वेश्चन की मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ। देखिएगा, चंद्रमा के बारे में आपने इतना जान लिया, 27 दिन में पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा लगाता है। और जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा की सतह पर जीवन अनुकूल नहीं है, और इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों या छायाओं को देखा जा सकता है पूर्णिमा के दिन।
पूर्णिमा के दिन इन छायाओं को देखा जा सकता है। देखो पिछले बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में तथा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में एक जैसा टाइम लगता है, वो भी 27 दिनों का टाइम लगता है। ये बात मैंने आपकी क्लियर यहाँ पर कर दी। और चंद्रमा से दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वहां पर मानव रह ही नहीं सकता है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, गड्ढे भी हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो नहीं के कारण ये वाला आपका यहाँ पर गलत हो गया। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, जिनको पूर्णिमा के टाइम देखा जा सकता है। ठीक, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ये मैंने कई बार आपको बताया, क्योंकि एक जैसा टाइम लगता है, वो भी 27 दिनों का टाइम लगता है। और देखो मैं पेपर आपको कौन सा करा रहा हूँ, फरवरी 2026 का करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में करता है, 27 दिनों में पूरा करता है। तो जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो ये जो नोट्स है ना, ये मैं आपको करा रहा हूँ, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जो कि कंप्लीटली 60 नंबर की तैयारी कराने की पूरी ताकत रखते हैं। स्पेशल सीटेट के ये नोट्स हैं, सीटेट एसएसटी नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी, सब कुछ आपको मिलेगा, प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन न्यू अपडेटेड, जितने भी वर्षों में 2011 से अब तक हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, टॉपिक वाइज ये आपको मिलेगा। ठीक, तो इतनी बात आपने यहाँ पर समझ ली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या था, नेक्स्ट आपके सामने था कर्क और मकर। देखो ये कर्क मकर है ना, इनके बीच का क्षेत्र क्या होता है, उष्ण होता है, शीतोष्ण होता है, समशीतोष्ण होता है। यहाँ से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको चित्र के माध्यम से मात्र कम समय में ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ। जैसे ये चित्र है, इसी चित्र की मैं बात आपसे कर रहा था। ठीक, तो यही पेपर में आपसे पूछ भी लिया गया, यहीं से डायरेक्ट मैं नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना बेहतर ढंग से। देखो उत्तर ध्रुव व्रत आपका उत्तर में होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बीच वाली रेखा, बीच वाली रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा, जिसका मान 0 डिग्री अक्षांश होता है। उसके ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, फिर आपका उत्तर ध्रुव व्रत 90 डिग्री पर होता है। उत्तरी ध्रुव व्रत आपका 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक, इसी प्रकार आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। दक्षिण ध्रुव व्रत का मान 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है। उत्तर ध्रुव व्रत आपके उत्तर में होता है, दक्षिण ध्रुव व्रत आपके दक्षिण में होता है 90 डिग्री। ये छोटा सा है, ठीक है ना, इनको आपको समझ लेना पड़ेगा। गोलार्ध में कर्क रेखा का मान 23.5 उत्तर में, उसी प्रकार मकर रेखा का मान भी होता है, लेकिन ये दक्षिण में होता है। ठीक, ये बात भी मैंने आपको समझा दी, यहीं से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे उठा करके पूछ लिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या था, ये पृथ्वी वाला था, है ना। पृथ्वी को भी यहाँ पर समझ लेते हैं एक साथ, जब मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पर बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर पृथ्वी की मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उनको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर पृथ्वी आपकी आ चुकी है, तो यहाँ पर पृथ्वी के बारे में क्या बताया गया है, यहाँ पर आप लोग समझो। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, ये भी आपका स्टेटमेंट में दिया गया था। आकार में आपका 5वां है, ये भी दिया गया था, है ना। ये ध्रुवों के पास चपटी है, बीच में उभरी होने के कारण इसके आकार को भू आब बोलते हैं, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। जीवन कहाँ पर है, जीवन पृथ्वी पर ही है, केवल पृथ्वी पर ही जीवन है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, जीवित हैं। देखो पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना तो अधिक ठंडी है, अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है, 2/3 पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन भी पृथ्वी से बहुत सारे पूछे गए हैं। भू आब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ठीक, कारण हो गया आपका। अब की बार का क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको नहीं वाला बताया था, आ चुका है फरवरी 2026 में, तो यहाँ पर दूसरा आपका गलत है, दूसरा अभी आपको बताया भी है, क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है, ठीक, इसलिए ये आपका गलत दिया गया है। तो नोट्स जितने भी लोगों को चाहिए, इस सीटेट एग्ज़ाम से छुटकारा पाना है और अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करना है, तो मैं तो आपको कहूँगा जितनी भी मेरी मेहनत थी पूरा मैंने सीटेट में लगा दी या झोंक दी, आपको ये बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए। मार्केट में ना ऐसी कभी किताब आएगी ना कोई बना पाएगा, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए इन नोट्स में समाहित कर दी,
उतना तो कोई कर ही नहीं सकता, करेगा तो थर्ड पार्टी कंटेंट यूज़ करेगा, ठीक है ना। इन नोट्स को आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, कंप्लीटली नोट्स आप लोग ले सकते हैं। 60 नंबर की घर बैठे तैयारी कर सकते हो, कोई भी अलग से एसएसटी के लिए किताब आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ प्लस पीवाईक्यू सब कुछ मैंने इसमें आपका समाहित कर दिया है। लेना कैसे नोट्स को, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। जी हाँ, 299 है। इसमें नोट्स कंप्लीट है, पीवाईक्यू कंप्लीट है, पेडागोजी कंप्लीट है, हर चीज़ कंप्लीट की गई है, ठीक। नंबर पे कॉल कर लेना। अब देखो, जैसे क्वेश्चन पिछली बार के मतलब कि पिछले वर्षों में पूछा गया है, एक ग्रह की विशेषता बताओ, ग्रह कौन सा है जो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा हो। तीसरा तो अपना पृथ्वी हो जाएगा, आकार में पांचवा पृथ्वी हो जाएगा, ध्रुवों के पास चपटी पृथ्वी हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे तो आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और भी देख लो, फिर मैं आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ। पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी, मध्य में थोड़ी चपटी, मध्य में नहीं चपटी, ये ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी, मध्य में उभरी, बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट के रूप में, कथन के रूप में। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। यानी कि सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता, सबसे उच्चतम बिंदु पर होता, तब दोपहर के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। बिल्कुल बात करेक्ट हो जाएगी, ये भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर आपके फोर्थ ऑप्शन यानी कि दोनों ए और बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं। इकोलॉजी सिस्टम इज फॉर्मेड बाय, मतलब कि पारितंत्र का निर्माण होता है, पारितंत्र का निर्माण होता है जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा, ठीक है ना। बी विकल्प इस क्वेश्चन का यानी सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीव जंतु उनके आसपास के पर्यावरण के बीच में जो परस्पर संबंध होता है उसी को पारितंत्र के नाम से जाना जाता है। देखो, एग्जामिनर का जो मूड होता है ना, उसको कोई नहीं जान पाया आज तक। एक ही चैप्टर से उसने डायरेक्ट 4 क्वेश्चन बना लिए। एक ही चैप्टर का ये क्वेश्चन जो अभी हमने पारितंत्र का आपको करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी चैप्टर से उसने पर्यावरण वाले चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन बना दिया। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, बिल्कुल करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। देखो, जो हम लोग हैं या मानव है, ये पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। पर्यावरण क्या होता है, जितना भी हम लोगों को चारों तरफ से दिखाई देता है वही पर्यावरण है। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन भी पर्यावरण में करते हैं। कहीं कुएं खोद रहे हैं, कहीं पेड़ों को काट रहे हैं, कहीं घर मकान बना रहे हैं, है ना। तो पर्यावरण में हम अपने अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट आपकी हो जाएगी। दूसरा दिया गया है प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। बात ये भी करेक्ट हो जाएगी, लेकिन उत्तर आपका होगा दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं। देखो, ये भी बात करेक्ट हो गई। प्राकृतिक और जो मानवीय पर्यावरण है, इन दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात की गई है उसके पारस्परिक क्रिया या पर्यावरण में परिवर्तन करने की। यहाँ पर संतुलन की बात की गई, यहाँ पर परिवर्तन की बात की गई। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कारण ठीक नहीं है। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि शब्द के साथ जोड़कर आप लोग देख लिया करो कि कारण, इसका कारण हो सकता है, कारण नहीं, यहाँ पर संतुलन होने की बात की गई है। यहाँ पर मानव परस्पर क्रिया करता है, पर्यावरण में परिवर्तन लाता है, उसकी बात की गई है। दोनों बातें अलग अलग हो जाएंगी, इसलिए पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, एक ही चैप्टर से हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन उसने पूछ लिए, आगे भी आपसे पूछे हैं। पारितंत्र वाला ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से पूछा गया, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण से संबंध है, ठीक। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देखना, देखो, एक तो पारितंत्र का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया 2026 फरवरी में, दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया फरवरी 2026 में, तीसरा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आया, ठीक, और चौथा भी क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया। यानी कि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कि एक ही चैप्टर से 10 क्वेश्चन बना ले, 20 क्वेश्चन बना ले, है ना। वो बना सकता है, उसका अधिकार है। आपका अधिकार क्या है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें व अच्छे तरीके से
सारा कंसेप्ट आप अपना क्लियर कर लें। तो मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, उनको फटाक से आप लोग समझ लीजिएगा। देखो, जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण होता है ना, ये दो प्रकार के इसमें आपकी स्थितियाँ शामिल हैं, परिस्थितियाँ। एक तो जीवीय होता है, दूसरा अजीवीय। जीवीय का मतलब जिसमें जीवन होता है, सजीव प्राणियों का संसार, पादप हो गए, जंतु हो गए। अजीवीय का मतलब निर्जीव, जैसे स्थल हो गया, चट्टान है, मिट्टी है, ये स्थल जो निर्जीव होते हैं ना, उनको अजीवीय बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट एग्जामिनर ने उठाया इस लाइन से। पृथ्वी की ठोस परपटी कठोर ऊपरी परत स्थल मंडल को कहते हैं। ये चट्टानों खनिजों से बना है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। सेम टू सेम, कुछ बदलाव नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस लाइन से उसने उठा लिया। ठीक, ये बात आपने समझ ली। अब रही बात इस क्वेश्चन की, ठीक, नेक्स्ट क्या था आपका, जीवीय और अजीवीय परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो ये किस में पाई जाती हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में पाई जाती हैं। जिसमें जीवन होता है उनको जीवीय, अजीवन होता है उनको निर्जीव बोलते हैं। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट्स आप लोग ले सकते हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस? यहाँ पर सेकेंड मोस्ट प्लेनटिफुल गैस आपसे पूछी गई है। देखो, ऑक्सीजन आपकी दूसरे नंबर पे आती है 21%, नंबर 1 पर आपकी आती है 78% नाइट्रोजन। तो पहले नंबर पर नाइट्रोजन, दूसरी आपसे पूछी है ना यहाँ पर दूसरी गैस, तो दूसरी आपकी ऑक्सीजन यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि 4 कथन नीचे दिए गए हैं, उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से समझ। मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो इनमें से आप एक को गलत साबित कर दो ना। अगर आपको कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आप कर ही दोगे। जैसे यहाँ पर बी विकल्प है, वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। ताप का मतलब अभी का मौसम कैसा है? एकदम गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर हाई है। वायु दाब जो होता है ना, ये वायु के ताप यानी कि टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ पर लिखा नहीं होता है, तो यही बात आपकी गलत हो गई। जहाँ पर मैंने देखा बी गलत हो गया। बी जहाँ पर दिया था उसको मैंने यहाँ से विकल्पों में से हटा दिया, बचा आपका सेकेंड। आंख मूंद कर आप लोग टिक करोगे तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित है। करेक्ट, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। ये भी बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। बी गलत और सारी बातें आपकी वायु दाब के बारे में करेक्ट हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, वायु दाब क्या होता है, निम्न दाब क्या है, उच्च दाब क्या है, ये कैसे बनता है, इसको एक नज़र में आप लोग समझ लो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जान लो वायु दाब क्या है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है ना, वायु दाब आपका कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने से घटता है। और यही वाला मैं आपको बता रहा था कि आप लोग गलत साबित कर देते। कैसे कर देते? जब कंटेंट या कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, ताप के द्वारा प्रभावित होता है। वहाँ पर लिखा है नहीं होता है, इसलिए गलत था। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब मैं आपको बताऊं निम्न दाब क्षेत्र क्या होता है और कैसे बनता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। अधिक तापमान, जिस भी स्थान का टेम्परेचर हाई होगा, जैसे अधिकतर जगहों से आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो वहाँ का अधिक तापमान है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठ जाती है, तो निम्न दाब क्षेत्र बनता है। आप लोग निम्न दाब क्षेत्र से ही हैं। निम्न दाब क्षेत्र में क्या होता है? बादल युक्त आकाश, बादल युक्त आकाश नम मौसम से जुड़ा है। ठीक, और उच्च दाब क्षेत्र में क्या होता है? उच्च दाब क्षेत्र में क्या होता है? जहाँ पर कम तापमान वाले क्षेत्र, कम तापमान, जहाँ पर ठंडी पड़ती है तो वहाँ पर वायु कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। जब वायु ठंडी होती है तो वायु भारी हो जाती है। वायु जब भारी होती है तो नीचे बैठ जाती है या निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण क्या होता है? आकाश आपका स्वच्छ होता है, आकाश एकदम स्वच्छ होता है उच्च दाब क्षेत्र के कारण। ठीक, तो यहाँ पर समझ गए।
वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, जिसको पवन बोलते हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट उस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो कंसेप्ट आपका यहाँ पर मैंने पूरा क्लियर कर दिया। मैं आशा करता हूँ सारी की सारी बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो आगे क्वेश्चन कहता है, अंतर्देशीय जल मार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है। बिल्कुल करेक्ट। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये भी बात करेक्ट। दोनों बातें आपकी कैसी हो जाएंगी? सही जवाब हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। जब भी आपके सामने ऐसे कथन वाले मतलब कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिले, आपको ढूंढना पड़े कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा अपना लॉजिक वाला दिमाग लगाना है, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं, मतलब कि संकट के करीब हैं, असुरक्षित हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि आखिर जो जीव जंतु है ना, ये इनकी संख्या कम होती जा रही है, असुरक्षित हैं, संकट में हैं, लुप्त होने की कगार पे हैं? ऐसा किस कारण से हो सकता है? वनारोपण, क्या हम लोग वन लगाएंगे या पौधों को उगाएंगे तो क्या जीव जंतु आपके घटेंगे या बढ़ेंगे? आप कहोगे तो ये तो कारण हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। भूस्खलन है ना, भूस्खलन जैसे आपके पर्वतों पर होता है तो वहाँ के जीव जंतु दब जाते हैं, मिट्टी में मर जाते हैं। भूस्खलन से आपके वृक्ष वगैरह नष्ट हो जाते हैं, वन के वन पूरे नष्ट हो जाते हैं पर्वतीय वाले। तो ये तो कारण आपका है, लेकिन नहीं वाला हमने ढूंढ लिया पहले ही ए। तो ए जिन जिन में होगा वो आपका गलत हो जाएगा। ए इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो काट दो, बचेगा बी विकल्प, जो संकट उत्पन्न करने की बात की गई है उन विकल्पों के। जैसे निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं पर सड़क बन रही है तो वन पूरा आ जाता है सड़क मार्ग में, तो वनों को नष्ट किया जा रहा है, तो जीव जंतु आपके नष्ट होंगे। जीव जंतु का अनधिकार शिकार करोगे तो भी आपके नष्ट होंगे, तो भी वो लुप्त होने की कगार पे आएंगे। वनारोपण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उनको सुरक्षा ही मिलेगी जीव जंतुओं को जितने वन लगाओगे। ठीक, तो वन, ऐसे क्वेश्चन तो लॉजिक से आप लोग सोल्व कर लोगे ना, तो हो गया आपका सोल्व। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आगे का क्वेश्चन दिया गया है, कथन ए बी को ध्यान से पढ़िएगा। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। बिल्कुल उन्हीं को संभाव्य बोलते हैं। जैसे यूरेनियम है ना, आपका यूरेनियम लद्दाख में पाया गया, ये कैसा है? लद्दाख का यूरेनियम कैसा है आपका? संभाव्य हो जाएगा। जिनकी संभावना हो उनको संभाव्य बोलते हैं, इनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। इन जैसे जो टाइम है ना, इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। ए और बी दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपके हो जाएंगे। 8th NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर है संसाधन, वहाँ से भी कई क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ आपके संभाव्य संसाधन की। ठीक, एक तो आपका वास्तविक होता है, वास्तविक का मतलब जिनकी मात्रा वगैरह सब कुछ ज्ञात हो तो उनको वास्तविक संसाधन बोलेंगे, ठीक है ना, जिनका प्रयोग वर्तमान में धड़ल्ले से हो रहा है। और दूसरा आपका संभाव्य की मैंने बात करी, जो अभी क्वेश्चन आया, जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है, इनका उपयोग भविष्य में हो सकता है, इनका प्रयोग के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी की अभी कमी है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम आपका संभाव्य हो जाएगा। तो ऐसे ये एक संसाधन के प्रकार से क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन जिनमें जीवन होता है, अजैव जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव मृदा चट्टान जिनमें जीवन होता है जैसे पौधे और जंतु, ये आपके जैव हो जाएंगे। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक भी होते हैं, और इनसे ढेर सारे आपके PYQ क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे भी गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें तो आप संभावित ही बोलेंगे या संभाव्य ही बोलेंगे। और लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम कैसा है, तो आपका ये संभाव्य संसाधन ही हो जाएगा। और कथन कारण वाले तो धड़ल्ले से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, जितना भी मैं बताता चलूँ उतना आप लोग सुनते चलो बस। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आया है, कॉलम ए का बी से मिलान करिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम के कीटों का पालन, इस प्रकार से। पीसी कल्चर बोलते हैं मछलियों के उत्पादन को, तो मत्स्य पालन हो जाएगा। विटीकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को बोलते हैं। हार्टिकल्चर बोलते हैं वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, इसको बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है,
ठीक, आप लोग कर लोगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ आपको एक ही साथ पता चल गई। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? कौन सा आपका नहीं इंक्लूड है प्रेम्बल में, है ना? तो स्वाधीनता, न्याय की बात की गई, समानता की बात की गई है और स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात इसमें मतलब कि ये अंतर मतलब कि उसमें शामिल नहीं है। बी विकल्प ही आपका यहाँ पर शामिल नहीं है, नहीं वाला आपका बी वाला ही हो जाएगा, सेकंड जवाब आपका हो जाएगा। अगला कहता है एक ऐसी स्थिति जहाँ एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। तो ये दोस्तों ये पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर लेना है। जैसे एक ऐसी स्थिति बनी, है ना, जहाँ एक व्यक्ति के पास तो संसाधन हैं, है ना, एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को प्राप्त है। एक को प्राप्त है, एक को नहीं प्राप्त है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको तो असमानता बोलोगे, अन्याय नहीं बोलोगे, ना ही विभेदन बोलोगे, ना ही विविधता बोलोगे, इसको असमानता बोलोगे। ठीक, अगला देखो पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? अब नहीं वाला पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो जाएगा। निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष होती है लोकतांत्रिक सरकार में, करेक्ट हो जाएगी। प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति संविधान के पास है, ना कि प्रधानमंत्री, तो बी ही इस क्वेश्चन का जवाब होगा, सिर्फ बी, क्योंकि बी अगर यहाँ पर ऐसे पूछता, नहीं करके ना पूछता तो हम यहाँ पर एसी को टिक कर देते, सही हो जाता, परंतु नहीं वाला आपसे यहाँ पर पूछा कि कौन सा नहीं है, तो नहीं सिर्फ बी वाला है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, अगला देखो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझो इसको कि नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है। कानून निर्माण, क्या नगर पालिका कानून का निर्माण कर सकती है? न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, शिक्षा का काम भी नगर पालिका के क्षेत्र में आता है, पार्कों का विकास करना भी आता है, लेकिन कानून का निर्माण संसद करती है, सभी को पता होगा, ये तो नहीं आएगा आपका। न्याय व्यवस्था आपकी न्यायपालिका से रिलेटेड हो जाएगी, तो पहला और दूसरा इस क्वेश्चन के नहीं वाले आंसर आपके हो जाएंगे, है ना। तो पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर हैं। आयोग ने जब आंसर की रिलीज़ की थी तो इन दोनों को राइट आंसर माना गया है। ठीक, और जिसने भी इसको टिक किया तो उसको भी एक नंबर मिला होगा, जिसने इसको टिक किया होगा उसको भी एक नंबर मिला होगा, जिसने चौथे या तीसरे को टिक किया होगा तो उनको कुछ नहीं मिला होगा। ठीक, अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? बाजार की श्रृंखला जैसे लास्ट में आपका उपभोक्ता कंज्यूमर दिया गया है, हम लोग क्या है उपभोक्ता हैं, तो सबसे पहले बाजार की जो सामग्री होगी वो कैसे उपलब्ध आप लोग करोगे, सबसे पहले उसकी निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले सामग्री क्या होगी, उत्पादित की जाएगी, उत्पादक के पास होगी, फिर वो क्या करेगा, थोक विक्रेता को बेचेगा, थोक विक्रेता के पास परचूनियाँ जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं दुकानों से, ठीक, फिर हम लोगों के पास में आएगी, जैसे लास्ट में उपभोक्ता, उससे पहले परचूनियाँ थोक विक्रेता से लेगा, थोक विक्रेता उत्पादक से खरीदेगा। तीसरा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ग्रामीण आजीविका से रिलेटेड क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात कही गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार गारंटी कार्यक्रम है ना, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाएंगे तो लोगों का शहर की ओर पलायन थोड़ा सा घटेगा, कम होगा। ये बात करेक्ट आपकी दी गई है, पहली विकल्प मतलब कि पहला कथन। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। ये भी आपका हो जाएगा, क्योंकि लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर क्यों जाते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में उनका थोड़ा जो वेतन होता है वो अधिक मिलता है, गांव में उनको नहीं मिल पाता, इसलिए जाते हैं आमतौर पे। दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी, लेकिन दोनों बातें तो हमने यहाँ पर करेक्ट कर दी। अब समस्या आपके सामने होगी कि मैं दूसरे को टिक करूं या तीसरे को टिक करूं। यही लोग गलत करके आ जाते हैं कि
कारण सही है या कारण नहीं सही है, इसको कैसे पहचानेंगे और कौन सा हम लोग टिक करेंगे। तो आज के बाद आप लोग ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं, तो समझ लो। देखो यहाँ पर पलायन घटाने की बात की गई है, ठीक। और यहाँ पर उनकी नौकरी, पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरी की उपलब्धता है। बिल्कुल उपलब्धता है। देखो कारण तो इसका नहीं है, समझो इस क्वेश्चन को, कारण इसका नहीं है। तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया होगा। यहाँ पर बात की गई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शहरी क्षेत्रों का पलायन घटा सकते हैं अगर गारंटी वगैरह जो रोजगार के काम चलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए हम पलायन को घटा सकते हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में पलायन का मुख्य कारण, यहाँ पर पलायन का कारण की बात की गई है नौकरी, और यहाँ पर घटाने की बात की गई, समझो ना इसको। यहाँ पर पलायन घटाने की बात की गई है, यहाँ पर पलायन के मुख्य कारण बताने की बात की गई। इसलिए दोनों बातें अलग अलग हैं लेकिन संबंधित नहीं है। दोनों बात अलग अलग अपना अर्थ निकालती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। जब स्थितियां एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, निर्भर होती हैं, तब उनका कारण होता है, इसलिए कारण नहीं होगा। समझ गए आप लोग। आगे देखो क्वेश्चन को, यहाँ पर समझो। एक तरफ पंचायती राज संस्थान दिए गए, दूसरी तरफ उनके प्रकार दिए गए हैं। ग्राम सभा क्या काम करती है? ग्राम सभा का काम बीपीएल सूची को अनुमोदित करना होता है, और ग्राम पंचायत जल स्रोतों का रखरखाव करती है। जनपद पंचायत उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना इसका काम होता है, और जिला परिषद ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ए का कौन सा मैंने कर दिया? तीसरा। ए का तीसरा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है आपका, और बी का चौथा, बी का चौथा सिर्फ चौथे में दिया गया है। चौथा विकल्प करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपने इनको समझ लिया, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, और उनके यहाँ पर कामों के साथ आपको मिलान करना था। देखो यहाँ पर पंचायत के स्तर 3। एक तो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग उसको चुनते हैं। दूसरा आपका होता है विकास खंड, जनपद पंचायत या पंचायत समिति बोलते हैं, इसमें कई ग्राम पंचायतें आपकी आती हैं। जिला पंचायत या आपका जिला परिषद ये जिले स्तर की विकास योजनाएं बनाता है ना। पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था आपकी यही करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है दोहरे भार का संदर्भ क्या है? दोहरा भार का संदर्भ महिलाओं के प्रति किया जाता है। जैसे महिला घर का भी काम करती हो और बाहर का भी काम करती है, उसको दोहरा बोझ या दोहरा भार के नाम से जानते हैं। अब समझो, औरतें घर का काम काज करें और घर के बाहर भी कार्य करें, ये दोहरा बोझ हो जाएगा। आदमियों का इसमें कोई काम नहीं। किशोरियों का घर का काम काज करें, छोटे भाई बहनों की देखभाल करें, नहीं। लड़कों को शारीरिक रूप से मानसिक मजबूत, ये तो दूर दूर से इसका नाता नहीं। दूसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आपके आते हैं, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, ठीक। अगला देखो, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ चुका है जो कि अनुच्छेद 21 से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं। सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को ना मिलना, ये तो अवमानना हो गई ना। ना मिलना, ये तो मिलना चाहिए, ये तो अनुच्छेद 21 कहता है, ये तो बात गलत है। अवमानना वाला ही, यानी कि जो ना मानना वाला हो उन्हीं को सेलेक्ट करना है, अर्थात गलत वाले को सेलेक्ट करना है। निजी विद्यालयों का विद्यार्थी से अत्यधिक फीस शुल्क लेना, ये अनुच्छेद 21 से रिलेटेड आपका है ही नहीं। एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे जो पिए जल का स्रोत हो, ये अनुच्छेद 21 की अवमानना आपका करता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 आपका कहता है कि हवा का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार ये उपलब्ध है, लेकिन कोई संक्रमित करेगा तो अनुच्छेद 21 की अवमानना तो हो ही जाएगी ना। पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना, ये अनुच्छेद 21 से रिलेटेड नहीं है। पहली बात, अनुच्छेद 21 से बी का भी कोई संबंध नहीं है, ना ही डी का यहाँ पर कोई संबंध है। संबंध आपके इन दोनों के हैं, वो भी ये अवमानना की बात करते हैं, ठीक। ए और सी, दूसरा विकल्प करेक्ट आंसर। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन बहुत सरल है, समझो सिर्फ। यदि किसी प्रज्ञ अपराध में FIR लिखी या पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। यार अपराध किसी दूसरे ने किया है
तुम उसके रिश्तेदार को क्यों बैठाओगे 24 घंटे के लिए? ऐसा नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 22 कहता है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में कुछ है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, आपने इसको गलत कर दिया, तो पहला तो गलत हो ही गया। पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना शामिल है। हाँ, पुलिस का काम है कि वो प्रमाणों को इकट्ठा करे। बी तो करेक्ट है, ए गलत है। ए असत्य, बी सत्य। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हो, सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद में, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, कोई गणित तो आपको लगानी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशियाकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? हाशियाकरण क्या होता है बताओ? हाशियाकरण आपको नहीं पता तब ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी बहुत आपको टर्मोलॉजी तो समझनी पड़ेगी, है ना। ये शब्द क्या कहते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम आपको हाशियाकरण को बताते हैं, फिर इन क्वेश्चन को आपको कराते हैं। आपके पॉलिटी में एक सिलेबस का टॉपिक ही पूरा हाशियाकरण दिया गया है, इसलिए कुछ बातें आपको समझ लेनी उपयोगी रहेंगी। जैसे मैं हाशियाकरण की बात करूं, हाशियाकरण का अर्थ होता है किनारे पर रखना, सीमा पर रखना। इसका मतलब क्या हुआ? किसी को किनारे पर रख दो यार और उसको सीमा पर छोड़ दो, इसका मतलब होता है हाशियाकरण। इसको विस्तार से समझ लो, इसको समझो। किसी व्यक्ति को समाज या समूह से हाशिए पर रखना, यानी उसे मुख्य धारा से अलग कर देना। यह शब्द समाज के कमजोर वर्गों या किसी विशेष समूह को हाशिए पर रखना का अधिक उपयोग किया जाता है। जैसे किसी सामाजिक, जातिगत या धार्मिक दृष्टिकोण से उन्हें हाशिए पर डालना। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर समझा। जैसे मान लो एक गांव है ये पूरा, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ लोग आपके अमीर वर्ग के रहते हैं, कुछ गरीब रहते हैं। तो अमीरों ने दबाव के कारण इन गरीबों को एक हाशिए पर रख दिया, यानी कि जो मुख्य गांव की धारा थी, मुख्य गांव की धारा से इनको बाहर हाशिए पर कर दिया, किनारे पर कर दिया, है ना। तो हाशियाकरण में भेदभाव ये सब कुछ आपका शामिल होता है, तो वही हाशियाकरण है। मैं आशा करूंगा किनारे पर रखना लोगों को क्या होता है, हाशियाकरण होता है, यानी कि उनको मुख्य धारा से अलग कर देना, है ना। किसी भी कारण से अलग कर सकते हो, भेदभाव के कारण, है ना, कोई भी कारण आपका हो सकता है, वो अलग बात है। और इसी के साथ घेटोआइजेशन क्या है इसको भी समझ लो। किसी विशेष जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग के लोगों को समाज के अन्य हिस्सों से अलग थलग कर दिया जाता है, जिससे वे एक सीमित क्षेत्र में केंद्रित हो जाते हैं। ये स्वैच्छिक भी हो सकता है, अनैच्छिक भी हो सकता है, जब उन्हें भेदभाव, सामाजिक दबाव या भय, दुश्मनी के कारण होता है। तो घेटोआइजेशन भी आपका हाशियाकरण से ही रिलेटेड आपका हो जाएगा। ठीक, जितना मुझे समझाने का था वो पॉइंट हमने आपको यहाँ पर समझा दिए। अब आगे बात करूँ उस क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मीडिया में उनकी संस्कृति को आकर्षक रूप में दिखाना, हाशियाकरण के प्रत्युत्तर की बात की गई है। एक अनुपयुक्त मार्ग हो सकता है। उनके बहुल समुदाय के रहन सहन के अनुरूप रहने के साधनों को अपनाने की अपील करना, उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना, उन्हें शहरों में पलायन करने के लिए कहना। नहीं, देखो ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी का है, ठीक है ना, एसएसटी पेडागोजी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है आदिवासियों के हाशियाकरण के प्रत्युत्तर एक उपयुक्त मार्ग आपका क्या हो सकता है कि उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाया जाए, उनको किस प्रकार से हाशियाकरण पर रखा जाता है, क्या कारण है, कौन सा भेदभाव किया जाता है। आकर्षक दिखाना, भयभीत करना, अपील करना, पलायन करना, ये सब गलत है। तीसरा करेक्ट है आपका। ठीक, अगला यहाँ पर कहता है उसी चैप्टर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन समुदाय या समुदायों के 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी और डी। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पेडागोजी के आपके आ चुके हैं। विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है। एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को अंतर अनुशासनिक चिंतन बोलते हैं। देखो, अगर कोई ऐसी परिघटना हो जिसको समझने के लिए बहुसंख्यक मतलब कि एक से अनेक अप्रोच की आवश्यकता है ना, और तो उसको बोलते हैं अंतर अनुशासनिक चिंतन बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब कि परिभाषा से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? तो बुनियादी तर्क उपयोगितावादी पहलुओं पर जोर डालना ज़्यादातर निगेटिव में आ ही जाते हैं, और अधिक निर्देशात्मक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादी संरचना की ओर नहीं,
स्थानीय अनुभवों का समावेश करना। स्थानीय अनुभव क्या है उस क्षेत्र के, है ना, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम में शामिल करनी चाहिए। ये बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। ठीक, आगे का देखो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो, सारे विकल्प पढ़ लिया करो, फिर आंसर देने का प्रयास करें। निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही है, इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो, बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है, आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है। तो इस क्वेश्चन में उसने एक दे दिया कि बच्चों को आपको बताना है कि उसके मतलब कि चोरी का आरोप लगा है, फिर पुलिस थाने में ले जाती है, फिर न्यायालय में जाता है। फिर ये जो बात आपकी यहाँ पर शिक्षण शास्त्रीय संसाधन की बात की गई है, किस प्रकार की बात की गई है? क्या ये चार्ट की बात की गई, सर्वे सर्वेक्षण ये भी नहीं होगा, राजनीतिक कार्टून का भी नहीं होगा, केस अध्ययन का होगा। केस अध्ययन की बात यहाँ पर, केस स्टडी की बात की गई है। ठीक, अगला देखो, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? बच्चों को क्या सभी बच्चों को समान कार्य देना? नहीं, अलग अलग दोगे तो अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी की संस्कृति को बढ़ावा देना, कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे देख लेते हैं। विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। स्मरण आधारित गलत होता है, चुनौतीपूर्ण आपका करेक्ट होता है। थर्ड जवाब आपका हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, कथन कारण वाला है क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए, आत्मविश्वास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। बिल्कुल, ये दोनों आपके रिलेटेड हो जाएंगे। देखो, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने, आत्मविश्वास, ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? करेक्ट आपके हो जाएंगे। सही व्याख्या भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी छात्र की ही उसकी बात की गई है, उसके समझने की बात की गई है, उसमें क्या बदलाव हो सकता है, कैसे विकसित कर सकता है। यहाँ पर भी छात्र की बात की गई, उसको प्रभावी सदस्य बनाने, आत्मविश्वास, तो ये आपका रिलेटेड है, संबंधित है। चौथा करेक्ट हो जाएगा आपका। तो पेडागोजी के क्वेश्चन थोड़े कठिन पूछे जाते हैं, और जो है वो है आपके सामने। सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक है, कैसा है? तो तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया, व्यक्तिगत गतिविधि, याद करने की कोचिंग, गलत। पेशेवर गतिविधि प्रोफेशनल एक्टिविटी है आपकी, प्रोफेशनल। सामाजिक विज्ञान ये नहीं है कि रट्टू तोता बन के रटते फिरो, नहीं, ये भी एक पेशेवर गतिविधि है। अगला देखो, ज्योग्राफी का पेडागोजी का क्वेश्चन है। पेडागोजी में आपकी कोई भी थ्योरी काम नहीं करती है, मैं आपको बता दूं, कोई थ्योरी आपकी काम इसमें नहीं करती है। ये आपको विकल्पों के हिसाब से क्वेश्चन को करना पड़ता है। लेकिन मैंने जो नोट्स दिए हैं वो मैंने अपने जो भी पेपर अब तक हुए हैं उनको निचोड़ने के बाद जो भी निष्कर्ष निकला है, सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हैं उनको दिए हैं, पूरे PYQ दिए हैं। तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अभी से आप लोग नोट्स ले सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। देखो, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियां सबसे उपयुक्त हैं? यानी कि भूगोल की कक्षा है, बच्चों को आप पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, तो पृथ्वी के भागों की व्याख्या करनी है। तो क्या चाहिए आपको? ग्लोब चाहिए, नक्शा चाहिए, या एटलस? एटलस की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर, नक्शा और ग्लोब। ठीक, तो ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए? है ना, सामाजिक विज्ञान को एकदम बनाना है आपको आनंदप्रद, तो क्या करोगे आप? संग्रहालय की यात्रा का आयोजन, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकी डेटा साझा करना। बृहद सांख्यिकी डेटा ये गलत है आपका। डी जैसे ही हमें दिखा तो हमने उसको हटा दिया, बचा आपके सामने ABC जो राइट आंसर हो जाएगा। अबे आनंदप्रद बनाना है कक्षा को, या सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाना है, मौज मस्ती के साथ पढ़ाना है, तो इसमें बृहद डाटा का क्या लेना देना? बृहद डाटा से बच्चे बोर हो जाएंगे, है ना, भाग जाएंगे बच्चे।
तो बच्चों से कहो भूगोल की कक्षा आप पढ़ा रहे या पढ़ा रही हो तो कहो कि रात में देखो चांद तारों को, देखो क्या नज़र दिखाई पड़ता है, चंद्रमा को देखो, तो बच्चों में एक आनंद, एक जिज्ञासा जागृत होगी, है ना। सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाओ, संग्रहालय की यात्रा कराओ, बच्चों को दिखाओ यहाँ पर ये मूर्ति किस काल की है ना, ये सब बताओ। डी तो आपका गलत हो ही गया ना, बात खत्म। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कथन दिए गए, इनको पढ़कर आपको विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पाद प्रक्रिया है। उत्पाद प्रक्रिया है? नहीं, ये बात गलत है। सोचना, भाषा, मौखिक या सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं, मौखिक या सांकेतिक या कार्य करते हैं, तो ये आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ये बात करेक्ट आपकी हो जाएगी, सेकंड जवाब वाली। तो कौन सा करेक्ट है आपका? यहाँ पर दोनों गलत हैं, एक गलत है, दूसरा सही। थर्ड जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन देखो नीचे दो कथन दिए गए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से, यहाँ पर इंडिकेट भी आपको करता है कि विकल्पों की सहायता से करो सोल्व। क्वेश्चन भी पढ़ लिया, फिर विकल्पों को एलिमेंट करो, यहाँ से कैसे सोल्व करोगे, ठीक है ना। लोकतांत्रिक पद्धति के अधिकारों के केंद्रीकरण, जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल किया। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण शब्द ही यहाँ पर गलत है, विकेंद्रीकरण, ठीक, ना कि केंद्रीकरण। तो पहला इसलिए गलत हो गया आपका। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य यही है, ठीक, सेकंड हो जाएगा। ए गलत, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा जवाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लो, क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। ये इतिहास पेडागोजी का है। पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम, सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती हैं? विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन करना, ये हो सकता है। कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूह का उदाहरण। यहाँ पर आपका सी वाला तो गलत हो ही गया, वास्तविक यात्रा तो करा ही नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम आपका गुजर चुका है उस काल का, ठीक। लेकिन हम करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री से, जैसे अब तो नेट, इंटरनेट से, टीवी के माध्यम से दिखा सकते हैं, है ना। एआई का टाइम है तो एआई के माध्यम से भी उनको दिखाया जा सकता है, द्रव्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से, है ना। पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना, ये हो सकता है आपका। सी हमने हटा दिया था तो ए बी डी बचेगा, ए बी डी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से समतावाद की ओर अंतरण हो। समतावाद, सेकेंड करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला कहता है, यहाँ पर लिख दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर चुनिएगा। एग्जामिनर भी जानता है कि जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि जो सोल्व कर ले। तो अगर आपको सोल्व करना है तो विकल्पों का तो सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। वो संकेत करता है सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष अलग अलग भाव वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णता विपरीत उत्तरों की संभावना। सामाजिक विज्ञान के की शिक्षक शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटाना जरूरी है। हटाना जरूरी है, पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटाना जरूरी है, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भाव वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णता विपरीत उत्तरों की संभावना, ये भी बात करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक को हटाने की बात की गई है, यानी कि उसकी आदत से हटाने की बात की गई है। यहाँ पर दूसरी पक्ष, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण पक्ष की बात की गई है। यहाँ पर शिक्षिका की जो आदत गलत है उसको हटाने की बात की गई है। तो बातें दोनों सही हैं लेकिन अलग अलग हैं, लेकिन संबंधित नहीं है। तो कौन सा होगा? पहला जवाब हो जाएगा ना आपका। बातें दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। पहला जवाब आपका हो जाएगा। अगला कहता है
भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए उन्हें आप क्या काम देंगे या देंगी? बच्चों को लोहे का प्रयोग समझाना है या शुरू हुआ था ऐतिहासिक घटनाओं को समझाना है। गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा। क्या बच्चों से कहोगे कि ये किताब लो मोटी सी, इसको पढ़ो और समीक्षा करो? नहीं कर पाएंगे बच्चे, ऐसा नहीं करना है। ठीक, ए तो आपका जाएगा यहाँ से, हटा दिया। BCD बचेगा, क्योंकि आप विकल्पों को भी पढ़ लेना। अपने आसपास के बच्चे जो है ना, वो अपने आसपास के लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करेंगे, कैसे कब प्रयोग किया, तो ये भी कर सकते हैं बच्चे। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना, ये भी कर सकते हैं बच्चे। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण या वहाँ की जानकारी इकट्ठा करना, ये भी कर सकते हैं। ठीक, मैंने कौन सा हटाया? ए, तो आपका BCD जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो, बाल पेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर, विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर, प्रस्तुतिकरण के उपरांत मतलब बाद में पूछ सकते हैं, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न पहले कैसे पूछोगे? गलत हो गया ना। D को हटाओ, हटा दिया। ABC को लाओ, ABC को लाए, यहाँ पर करेक्ट आपका हो गया ABC। इस क्वेश्चन का पहला विकल्प ABC यहाँ पर हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पर, परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? सही वाला बताना है आपको परीक्षण के बारे में, है ना। टेस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेस्टिंग? टेस्टिंग से क्या होता है? आलोचनात्मक परीक्षण का आधार है। इट इज ग्राउंड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन, और सब कुछ गलत है आपका। ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो और विकल्पों की सहायता से उत्तर चुनो। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, करेक्ट। विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये बात गलत हो गई। केवल एक सही है, केवल एक सही है, सेकेंड आपकी गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं या रखी जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं, जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यकालीन अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, उसको अभिलेखागार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेखागार के नाम से उसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, तमिल क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है, और तमिल क्षेत्र से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। गलत वाला बताना है। कौन सा गलत? मूवेंदर तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया। यह शब्द शासन करने वाले 3 परिवारों के मुखियाओं के लिए प्रयुक्त होता था। और शासन करने वाले 3 परिवार कौन कौन से थे? चोल, चेर, पांड, ये 3 परिवार थे। पहला भी सही, दूसरा भी सही। 3 मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। 3 नहीं थे, 2-2 केंद्र थे। कितने? 2-2 केंद्र थे। ये बात गलत हो गई। संगम कविताएं मूवेंदर का उल्लेख करती हैं, करेक्ट हो गई। गलत वाला तो हमें बताना है, तो गलत आपका यहाँ पर थर्ड हो गया ना, गलत आपका हो गया, तो यही जवाब आपका हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट समझ लो, मूवेंदार, संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया, चोल, चेर, पांड। ठीक, चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम था। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। मूवेंदार का मतलब 3 मुखिया। और ये लोग नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग किया करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर ये लाते थे। 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा आप लोग समझ लीजिए। समुद्रों के तटे जो लगे राज्य थे जैसे मूवेंदार, इसको अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश जिसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी, मैदान है। इसमें कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ था। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया होता है। क्या होता है? 3 मुखिया होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया जाता था जिन्होंने लगभग 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत पर शासन किया। पहले चोल, दूसरे चेर, तीसरे आपके पांड। चोल, चेर, पांड इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये लिखा है, देखो, सत्ता के केंद्र। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता के केंद्र थे, परंतु क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3
3 केंद्र थे, इसलिए गलत था। ये छोटा छोटा पॉइंट सत्ता के 2 केंद्र थे, एक तटीय हिस्से में था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस प्रकार कुल 6 केंद्रों में से 2 केंद्र महत्वपूर्ण थे। 2 केंद्र कौन कौन से थे? पुहार या कावेरीपट्टनम, ये चोलों का एक महत्वपूर्ण पत्तन पोर्ट था। मदुरै, ये पांड्यों की प्रसिद्ध राजधानी थी। और कर के बजाय उपहार, ये टैक्स नहीं वसूलते थे बल्कि ये उपहारों की मांग किया करते थे। सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। ठीक, तो वही बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है, जो पेपर में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेती है। जो पेपर की दृष्टि से ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये सारा कुछ मैंने नोट्स में आपका डाल दिया, आप लोग इनको पढ़ सकते हो बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक, इतिहास का है। राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथन अभिकथन के लिए उपयुक्त कारणों का चयन कीजिए। मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रीय थे, बिल्कुल थे केंद्रीय, जैसे चोल मंदिर थे, धार्मिक भी थे और अर्थव्यवस्था के भी धार्मिक बिंदु के केंद्र मंदिर थे चोल मंदिर। वहाँ पर आपके मतलब कि जैसी जो धातुएं हैं उनका भी निर्माण किया जाता था और पूजा पाठ तो आपका किया जाता था, ठीक है ना। उसका उदाहरण हो गया। रामदास का नगर हरमंदर साहिब नामक एक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया। अब वहाँ पर आपका वर्तमान में अमृतसर है, ये भी बात करेक्ट है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता को तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। जो सूफी रहस्यवादी संत थे उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया, ठीक है ना, और बाहरी आडंबरों का विरोध किया, बाहरी धार्मिकता को तिरस्कारा और सभी मानवों की करुणा के लिए उन्होंने बल दिया। ये बात करेक्ट हो जाएगी। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है। ऐसा किसने कहा कि इतिहास सिर्फ राज्यों और धर्मों के युद्ध के बारे में है? नहीं, ये तो बात गलत है आपकी। डी को हटा दो, ए बी सी को राइट कर दो। यहाँ पर ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 12वीं शताब्दी के लिए असमान कलहड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रस्तुति के लेखकों के असमान वह शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उनके स्रोत में क्या शामिल है? देखो, 12वीं शताब्दी का कश्मीर का इतिहास बताती है कलहड़ की किताब। कश्मीर का इतिहास बताती है कलहड़ की किताब। और कलहड़ की उस किताब का नाम क्या है? राजतरंगड़ी। तरंगड़ी माने होता है नदी, राज माने राजा, राजाओं की नदियाँ, अर्थ निकाल सकते हैं आप लोग। प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख, इसमें स्रोत आपके ये शामिल है जो शासकों की कार्यनीतियों की आलोचना करती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मराठों से रिलेटेड पूछ लिया गया पेपर में। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज का गठन किया। करेक्ट। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था। करेक्ट। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ की हड्डी थे। करेक्ट। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणवी कहलाते थे। ये भी बात करेक्ट। ए बी सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लेते क्वेश्चन एग्जामिनर ने कहाँ से उठाया। NCERT 7th क्लास का एक लास्ट वाला टॉपिक है ना, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक अत्यंत गतिशील और प्रभावशाली सैन्य बल तैयार किया। पहला स्टेटमेंट तो यहाँ से एग्जामिनर ने बनाया। महाराष्ट्र के अत्यंत गतिशील किसान पशुपालक कुणवी कहलाते थे, अभी हमने कराया। दूसरा ये हो गया आपका, ठीक। गुरिल्ला युद्ध तकनीकी किसने अपनाई? शिवाजी ने अपनाई थी। और शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की वास्तविक सत्ता चित्तपावन ब्राह्मणों के हाथ में चली गई थी, ठीक। और शिवाजी के उत्तराधिकारियों के काल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते थे। पेशवाओं ने पुणे को मराठा साम्राज्य की नई राजधानी बनाया, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ पर ये भी मैं बता रहा था आपको, चौथ मराठा साम्राज्य की वित्तीय रीढ़ की हड्डी उनकी विशेष कर प्रणाली थी, है ना, कर प्रणाली उनकी थी। जैसे एक चौथ हुआ करता था। चौथ का मतलब क्या है? चौथ का मतलब कुल राजस्व भूमि का 25%, ठीक। यह कर जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाली भूमि राजस्व का हिस्सा था। दक्कन में मराठे इस प्रकार के इस शर्त पर
वसूलते थे कि वे इस क्षेत्र पर मुगल आक्रमण या सैन्य लूटपाट नहीं करेंगे। एक प्रकार का ये सुरक्षा करता। चौथ, और सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी का मतलब कुल राजस्व का 9 से 10% दक्कन में मुख्य रूप से राजस्व संग्रह करता होने के नाते मराठों को कानूनी रूप से दिया जाने वाला अतिरिक्त कर था। ये अतिरिक्त कर था। ठीक, समझ गए आप लोग? बहुत कुछ यहाँ पर पॉइंट आपके नोट डाउन किए गए हैं। जितना भी समझाना था इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात आपसे कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है, ऐतिहासिक दावा करता है अहोमों ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावों के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन करो। अहोम ने बड़ा राज बनाने के लिए अग्नि शस्त्रों का उपयोग किया था, करेक्ट हो जाएगा। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद तोपें भी बना ली थी, करेक्ट हो जाएगा। अहोम राज बाद श्रमिकों पर निर्भर था, बेगार श्रमिकों पर निर्भर था, करेक्ट हो जाएगा। 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया, नहीं मुगलों ने इनको हराया था, मीर जुमला ने, ठीक है ना। तो डी तो गलत है, यहाँ पर डी को हटा दिया हमने, हटा दिया। ए बी सी बचेगा जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनर ने अब की बार अहोम दावा करके क्वेश्चन पूछ लिया, उसका तरीका अलग हो सकता है लेकिन कंटेंट क्लियर होगा तो आप लोग कर लोगे। देखो यहाँ पर बारूद भी बना लिए, तोपें भी बना ली, आग्नेयास्त्रों का भी बना लिया। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था, अहोम राज्य पर हमला किया था। अहोम राज्य आपके बेगार पर निर्भर था, जबरन इन लोगों से काम करवाया जाता था। अहोम राज्य आपका कुलों में विभाजित था जिसे खेल कहा जाता था। अहोम राज्य अत्यंत परिष्कृत समाज था। ठीक, अहोम से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन कौन सा बारे में नहीं है। जितना मैंने आपको बताया उतना वही पॉइंट रिपीट बार बार पेपर में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो अहोम से भी क्वेश्चन हमेशा पेपर में आए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित वैधता का उल्लेख करें। एक अभिकथन, दूसरा कारण, तीसरा परिणाम और उसके 4 विकल्प। अब देखो मजा। अभिकथन कहता है, वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक ही समय में तो कर पाते होंगे। कारण बताया गया है कि 1859 की बात है, नील के किसानों ने महसूस किया उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। फिर परिणाम क्या हुआ, जब वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं, है ना, और वे ऐसा केवल किसी एक समय में नहीं करते, वो हमेशा ही लोगों को सताते रहते हैं, ठीक है ना। तब क्या हुआ कि महिलाएं बर्तनों के साथ, पतीलों के साथ, रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध में आगे आईं। तो तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, अभिकथन, कारण, परिणाम, तीनों। अगला, 18वीं शताब्दी के दूसरे अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ फैक्ट, तथ्य नीचे हैं, उन्हें उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे। कारीगरों ने गांव में पलायन शुरू कर दिया। कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा। बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका। कंपनी दीवान बन गई। देखो, बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका। देखो, सबसे पहले इन्होंने इस घटना क्रम में सबसे लास्ट में तो आपका कारीगर वाला आएगा, क्योंकि कारीगरों ने गांव में पलायन सबसे लास्ट में किया इन सभी घटनाओं में। तो ए आपका यहाँ पर सिर्फ दिया गया है, ठीक है ना, ए यहाँ पर ही आपका दिया गया है, तो फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले जो कंपनी थी ना, वो कंपनी ने भारत में से स्वर्ण व इसने चांदी सबसे 1 नंबर पर खरीदे, है ना। तो इसके बाद इसने क्या किया, कंपनी फिर दीवान 1765 में कंपनी दीवान बन गई थी, ठीक। तो ये दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा। जैसे ही कंपनी दीवान बनी ना, तो उसने बंगाल से कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ये तीसरे नंबर पे आएगी। और चौथे पे आपके लास्ट में गांव के जो लोग थे उनका पलायन शुरू हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, गैर ब्राह्मण आंदोलन, नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित विचार कीजिए। आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुँच थी, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली तो उन्होंने आंदोलन छेड़ दिए। बात करेक्ट है आपकी। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थे, देशज नहीं विदेशी कहा गया कि बाहर से आए हैं आर्य, ठीक है ना। तो विदेशी नस्ल बोला गया आर्यों को, ना कि देसी नस्ल। तो ये बी गलत हो गया ना आपका। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी थे, जिनके पास प्रभुत्व था, जिनने शिक्षा प्राप्त कर ली थी, उन्होंने किया था। ये बात करेक्ट हो जाएगी। बी को छोड़ो,
बी को हमने छोड़ दिया और ए सी को अपना लिया। ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक चैप्टर है आपकी 8th NCERT में हिस्ट्री में, जहाँ से पेपर में लगातार 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका नॉन ब्राह्मण आंदोलन से था। ठीक है ना, नॉन ब्राह्मण आंदोलन से था। गैर ब्राह्मण आंदोलन, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन, प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की है और ब्राह्मणवादी दावे को इन्होंने चुनौती दी है। इन्होंने विदेशी बताया है ना, कि आर्य विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, आक्रमणकारियों के वंशज हैं। जैसे पेरियार आ गए, है ना, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, इनको मैं किसी अगली वीडियो में आपको विस्तार से बता दूंगा। और पिछली बार दिसंबर की परीक्षा में एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आपसे पूछा गया था गैर ब्राह्मण आंदोलन से, इस बार भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। नहीं, ये मूल नहीं, ये विदेशी थे, है ना, धन प्रभुत्व था। तो बी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी, और ए सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। कहता है आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन हम्पी किसकी राजधानी हुआ करती थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। तो हम्पी से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है। हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देवदासियां, मंदिर, नृत्यांगनाएं, देव प्रतिमा राजा के समक्ष नृत्य किया करती थी, किंतु प्रजाजनों के सामने नहीं। यही वाला आपका यहाँ पर स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। हम्पी में जो देवदासियां हुआ करती थी, है ना, जो देव प्रतिमा के सामने या राजा के सामने नाचा करती थी, नृत्य किया करती थी, वे प्रजाजनों के सामने भी नृत्य किया करती थी। यहाँ पर लिखा है नहीं, इसलिए आपका ये गलत हो गया। जैसे ही आपको पता चला बी गलत है, बी जहां पर आपको मिलेगा विकल्पों में, उन विकल्पों को आपको हटा देना है। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। ये बात करेक्ट हो जाएगी। बी को छोड़कर ए और सी, ए सी आपका थर्ड में दिया गया। थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कहां से पूछा गया है, तो आपकी 7th क्लास की हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया था। यहां पर आप लोग पॉइंट को देख लो, जो कि यहां से भी क्वेश्चन अगली बार बन सकता है। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, देखो यहां पर आप लोग देख सकते हो, हम्पी में बाजारों में मुरों मुस्लिम व्यापारियों के लिए एक प्रयुक्त शब्द है ना। ये लोग आया करते थे, इनका जमघट लगा रहता था। और यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर था आपका विरूपाक्ष मंदिर, भगवान शिव का। केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। तो एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट तो यहाँ से उठा लिया, पहला वाला, जहाँ देवदासियाँ राजा और दर्शनार्थियों के सामने धार्मिक नृत्य किया करती थी। राजा के सामने भी नाचा करती थी और देखने वाले लोग होते थे, प्रजाजन होते थे, उनके सामने भी नृत्य किया करती थी, लेकिन वहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा नहीं करती थी, इसलिए गलत था। और महानवमी डिब्बा या महानवमी उत्सव क्या है, तो ये आपके विजयनगर साम्राज्य में एक गौरवशाली और राजकीय पर्व हुआ करता था। नगर में निर्मित एक बहुत ऊंचे महानवमी मंच पर बैठकर सम्राट अपनी प्रजा और विदेशी अतिथियों का स्वागत करते थे, है ना। अधीन सामंतों से उपहार स्वीकार करते थे, नृत्य, संगीत, मल्ल युद्ध, कुश्ती की प्रतियोगिताओं का आनंद लिया करते थे। और फिर साम्राज्य का अंत हो जाता है 1565 में तालीकोटा का युद्ध, या इसको राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए निम्नलिखित अभिकथन और कारणों पर विचार करें। क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा गया, यहाँ पर दो कारण दे दिए गए, पहला कारण, दूसरा कारण, अभिकथन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे अब बनने लगे हैं। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, है ना। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग 1-2 गलत साबित कर दोगे तो उत्तर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजार में नील की मांग उच्च थी। बिल्कुल करेक्ट बात हो जाएगी। 17वीं सदी तक यूरोपीय कपड़ा
उत्पादों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था। ये भी बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया था, ये बात गलत है। देखो 17वीं सदी में नहीं, ये आपका 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के अंत की बात की जाए, है ना, तब आपका राइट आंसर होगा। 17वीं सदी का मतलब 1600, ठीक है ना, 1600 इसको बोलेंगे। जैसे आप लोग 21वीं सदी बोल रहे हो 2000 को क्या बोलेंगे, 21वीं सदी वर्तमान में चल रही है। तो 17वीं सदी का टाइम क्या हुआ, 1600 के करीब हुआ। अंत की बात की जा रही है तो आप लोग 99 से पहले इसको ले सकते हैं, लेकिन ये टाइम नहीं उपयोगी है। ये आपकी 18वीं सदी के अंत की बात की जाएगी। ये बात यहाँ पर, ये पॉइंट गलत है, इसलिए गलत। तो कारण कौन सा होगा, अभिकथन और कारण एक सही है। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जियोग्राफी का क्वेश्चन। निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। जल का अभाव का मतलब जल की कमी किन कारण से होती है, जल कम क्यों हो रहा है, इसका कारण बताना है। जल संग्रहण से जल का अभाव नहीं होगा, बल्कि जल आपका बढ़ेगा, इकट्ठा होगा। वर्षा में विविधता के कारण जल का अभाव देखने को मिलता है। अगर जल का अति उपयोग करोगे, हद से ज़्यादा उपयोग करोगे तो जल आपका खत्म होगा, यानी कि अभाव होगा उसका। जल प्रदूषित होगा तो भी अभाव होगा, प्रदूषण के कारण अभाव होगा, अति उपयोग के कारण अभाव होगा, वर्षा में विविधता के कारण भी अभाव होगा। लेकिन जल संग्रहण से अभाव नहीं होगा, ठीक है ना, अभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका अभाव वाले पूछे गए थे, अभाव वाला ए नहीं है। ए जहाँ जहाँ पर आपको दिखेगा उसको आपको हटाना पड़ेगा, हटा दिया, बचा आपका BCD, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी। मणिमेखलाई की रचना किसने की थी, तो एक आपके कवि हुआ करते थे सतनार। सतनार जी ने मणिमेखलाई की रचना की, जो कि तमिल साहित्य है ना, तमिल साहित्य की रचना आपकी हो जाएगी दक्षिण भारत की। और एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है इलांगो की रचना। इलांगो की हो जाएगी शिल्पदिकारम। कौन सी, शिल्पदिकारम किसकी रचना है, शिल्पदिकारम इलांगो कवि की रचना है। और सतनार की रचना कौन सी है, मणिमेखलाई। मणिमेखलाई इसको बोल सकते हैं इस प्रकार से। तो ये दोनों पेपर में इससे पहले भी कई बार देखने को मिली हैं, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पहले बन चुके हैं उनको आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया शिल्पदिकारम, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो भी पॉइंट मैं आपको बता दूं वो पेपर में अक्सर आपको देखने को मिला है। 1800 साल पहले ये शिल्पदिकारम रचा गया, इलांगो कवि ने रचा था इसे। ये जो कि तमिल काव्य है। कोवलम नाम के व्यापारी पत्नी कन्नगी की कहानी है। नर्तकी महादेवी भी इसमें आपकी शामिल है। जो मणिमेखलाई रचना है वो भी तमिल महाकाव्य है। इसमें कोवलम तथा महादेवी की बेटी की कहानी है। 1400 साल पहले सतनार ने लिखा, तो सतनार ने मणिमेखलाई लिखा, जो इस बार पेपर में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे उठाकर पूछ लिया गया। 1800 साल पहले शिल्पदिकारम और 1400 साल पहले मणिमेखलाई, इन तारीखों से भी क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर का मूड आज तक कोई नहीं जान पाया, वो कैसा भी क्वेश्चन बना ले। जैसे इसने बनाया था पहले शिल्पदिकारम के बारे में, इलांगो द्वारा रचित है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। यह तमिल भाषा में रचित है, करेक्ट हो जाएगी। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी आपकी किसमें है, ये वाली कहानी आपकी किसमें है, मणिमेखलाई में है। ये मणिमेखलाई की बात की गई है, मणिमेखलाई की। लेकिन शिल्पदिकारम आपसे पूछा है, इसकी रचना 500 वर्ष पूर्व नहीं हुई थी, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। इसकी रचना आपकी 1800 साल पहले हुई थी, ठीक, ये गलत हो गया आपका। इस प्रकार का भी क्वेश्चन मणिमेखलाई का जस्ट आपको लेटेस्ट क्वेश्चन कराया, ये पिछले वर्ष का है। इस प्रकार से यह तमिल भाषा में लिखा गया, करेक्ट। सतनार कवि द्वारा लिखा गया, करेक्ट। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है, करेक्ट। 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया, नहीं, 1400 साल पहले आपका लिखा गया, ये हो जाएगा। तो ये तारीख यहाँ पर दे दिया, एक स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना। ABC यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट को आपको ख्याल में रखना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है ना। और ये सब मैंने आपको सोल्व कराया हुआ दे दिया है, ताकि आप सभी का टाइम बच जाए और रहते हुए टाइम में आप लोग अपना रिवीजन बेहतरीन ढंग से कर लो, है ना, और कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया था वो मैंने नोट्स में डाल दिया है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई सतनार, फरवरी 2026। शिल्पदिकारम इलांगो ने रचना की। पेरिया पूर्णम
इसमें 63 नैनार संतों की जीवनी है। इसमें राजा रानी किसान और साधारण पृष्ठभूमि से जुड़ी महिलाएं व पुरुष शामिल हैं जो शिव भक्ति में लीन रहते थे। कालिदास की रचना क्या हो जाएगी? अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार। ये भी पेपर में आपसे पूछी जा चुकी हैं। तो जितना भी बताया वो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है एक एक। जितने भी मित्रों को ये नोट्स चाहिए, हमारे इन नोट्स को आप लोगों को लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट रहेंगे। और इन नोट्स में आपको पूछे गए सभी वर्ष के PYQ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट आपको थ्योरी मिल जाएगी 6 to 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की। 299 इन नोट्स का प्राइस है, न्यू अपडेटेड नोट्स। और बहुत सारे वन लाइनर के क्वेश्चन, पेडागोजी, SST की कंप्लीट थ्योरी PYQ के साथ आपको मिलने वाली है। अलग से आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जब ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हो तब 90 डिग्री पूर्व का टाइम क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में देखने को मिले हैं। किसी भी वर्ष का पेपर उठा करके आप लोग देख लेना, और आप लोग नहीं कर पाते हो, सबसे बड़ी गलती। ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारी 3 बातों को याद रखना। 3 बातें आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करा के रहेंगी। तो पहली बात आपकी क्या है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। पहली बात क्लियर हो गई, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। दूसरी बात आपकी क्लियर होनी चाहिए, अगर पूर्व का टाइम पूछे, पूर्व का टाइम हमेशा जोड़ा जाता है, अर्थात आगे का टाइम आपको बताना है, जोड़ करके ऐड करके आपको टाइम बता देना है। दूसरी बात। तीसरी बात, आपसे अगर पश्चिम का टाइम पूछा जाए, पश्चिम का टाइम पूछा जाए, पासे मतलब पीछे, पश्चिम का आपको पीछे करना है, अर्थात रियल टाइम से आपको घटा देना है। ठीक, इतनी बात आपने समझ ली। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। पूरब का पूछे तो आगे कर देना है, ऐड कर देना है। पश्चिम का पूछे तो घटा देना है, पीछे टाइम कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो, दोपहर के 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच पर 90 डिग्री पूरब का पूछा है। तो यहाँ पर एक तो डिग्री आ गया, मैंने आपको बताया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 90 दिए गए हैं, 90 का गुणा करोगे तो मिनट आपका बन करके आ जाएगा। ये आपका आ गया मिनट। 9 चौके 36, 360 मिनट। अब घंटे में कन्वर्ट कर लो इसको, किसमें? घंटे में। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से इसको डिवाइड करोगे 6, यानी कि 6 घंटे आपका टाइम निकल कर आ गया। तो 6 घंटे हमने यहाँ पर टाइम निकाल लिया। टाइम निकालना पड़ेगा आपको, 6 घंटे हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर पूरब का पूछा गया, पूरब का हमने आपको क्या बताया? आगे करना है, अर्थात आपको जोड़ना है, ऐड करना है। रियल टाइम कितना दिया गया है? 12 बजे का। तो 12 बजे में 6 घंटे जोड़ोगे, दोपहर का 12 बज रहा है, 6 जोड़ोगे तो शाम के 6 बजेगा, शाम के 6 बजेगा, 6 PM। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? बिल्कुल। अगला देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से पूछा गया था, मिलान से संबंधित कॉफी, पटसन, चाय, गेहूं। अगर आपको एक का मिलान करना यहाँ पर आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। जैसे आप सभी को पता होगा, गेहूं के लिए तो क्या चाहिए? मध्यम तापमान चाहिए और वर्षा ठीक ठाक चाहिए इसको। तो डी का थर्ड मैंने कर दिया। डी का थर्ड सिर्फ मात्र आपके 4th विकल्प में दिया गया है, तो 4th विकल्प ही करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। और ए का चौथा, काफ़ी के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु चाहिए। पटसन सभी को पता होगा कि पटसन हो चाहे जूट हो, इसको तो बहुत भारी तापमान चाहिए और भारी वर्षा चाहिए, ये बात आपको पता होगी, जो कि पश्चिम बंगाल और इस इलाके में इसको उगाया जाता है पटसन। इसको पानी और तापमान की बहुत आवश्यकता पड़ती है। चाय के लिए क्या ज़रूरी है? चाय के लिए ठंडी जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, चाय के लिए ठंडी जलवायु की ज़रूरत आपकी पड़ती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका हो गया सोल्व। अब यहाँ से ये जलवायु से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया, शायद 1-2 पॉइंट ऐड करके और आपसे पूछ लिया जाए, फिर आप कैसे करोगे? तो मैं आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। सिलेबस में आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है आर्थिक क्रियाएं, अर्थात कृषि से रिलेटेड आपका चैप्टर है, जहाँ से पेपर में हमेशा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। जैसे मैं आपको कराने वाला था, क्या कराने वाला था? चाय और आपका काफ़ी था, गेहूँ था। ठीक, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग कर लोगे। जैसे मैंने गेहूं की बात की,
गेहूं को भी यहाँ पर समझते हुए चलो, जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको। तो मध्यम तापमान एवं वर्षा की जरूरत इसको पड़ती है ना, और इसको तेज धूप की भी आवश्यकता होती है। ठीक, ये बात आपकी हो गई। गेहूं उगाया कहाँ कहाँ जाता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत के विस्तृत भागों में उगाया जाता है। भारत में से शीत ऋतु अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है। कपास की बात की जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन बना था। तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान इसको चाहिए और हल्की वर्षा चाहिए। 200 से 210 दिन पाला रहित चाहिए, पाला रहित दिन, पाला ना पड़ता हो ऐसे दिन चाहिए। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में ये आपका सर्वोत्तम कपास आपका उगता है। काली मिट्टी कपासी मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो पटसन से क्वेश्चन उठाया गया था इस बार, तो पटसन को समझ लो। यहाँ पर इसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, है ना, और इसे उच्च तापमान और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यहीं से पॉइंट आपका पेपर में उठाया गया। भारत और बांग्लादेश इसके उत्पादक देश हो जाएंगे। काफ़ी की बात की जाए, गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। पर्वतीय ढाल सबसे अधिक उपयुक्त इसके लिए हो जाती है। ब्राज़ील में काफ़ी अग्रणी उत्पादक आपका हो जाएगा। और चाय के लिए उच्च वर्षा की जरूरत है और ठंडी जलवायु। वहाँ पर विकल्प में यानी कि मैचिंग में आपका ठंडी जलवायु ही सिर्फ दिया गया था। मैं जानता था एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए हमने अपने नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट कर दिया था। ठीक, अब देखना यहाँ पर इसका खेल। मिलान से संबंधित इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले एक सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था। वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक तो क्वेश्चन जोड़े के रूप में ये दिया गया था, सी विकल्प करेक्ट है कि जूट को उच्च तापमान और भारी वर्षा चाहिए, कपास को मध्यम तापमान भर वर्षा कैसे चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, ठीक है ना, और मक्का को उच्च तापमान हल्की वर्षा नहीं, ये बात गलत हो गई। ठीक, सी विकल्प करेक्ट यहाँ पर था। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पेपर में बन चुका है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बने भी हैं जो मैंने आपको यहाँ पर कराए। एक क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता जुलाई 2024 के पेपर में आया था, तो डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट है आपका, ना तो ए। इसमें से कोई आपका सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं? काफ़ी के लिए मैंने आपको क्या बताया, ठंडी और शुष्क जलवायु नहीं चाहिए। ठंडी जलवायु तो चाय के लिए चाहिए, परंतु शुष्क नहीं होनी चाहिए, ये बात गलत है, आर्द्र होनी चाहिए। और काफ़ी के लिए कैसी, काफ़ी के लिए कैसी, गर्म और उच्च वर्षा चाहिए, ये बात करेक्ट हो जाएगी। लेकिन चाय के लिए केवल ठंडी चाहिए, ना कि शुष्क। यहाँ पर दोनों ही मिसमैच दिए गए हैं, है ना, इसलिए डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन कई बार आपके बने हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बने हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। कथन को उचित सिद्ध कीजिए सही कारणों का चयन करके। अमेरिका जैसे देश में किसान एक व्यवसायी की ही तरह काम करता है, क्योंकि उसके पास ट्रैक्टर हार्वेस्टर का उपयोग वो करता है। फार्म का आकार छोटा होता है, छोटा नहीं बड़ा होता, ये बात आपकी गलत हो गई। जैसे ही हमने गलत की, बी जहाँ पर दिखे उसको मार दो, ख़त्म कर दो, द एंड करो उसको, बी को हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। बचेगा आपका चौथा, ACD इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अमेरिका जैसे विकसित देशों में, है ना, ये फार्म का आकार छोटा नहीं होता है। यहाँ पर बड़े बड़े फार्म के आकार के खेत होते हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित अन्न भंडार यहाँ पर किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, ट्रैक्टर हार्वेस्टर, है ना। ACD यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पालिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये बिहार से मिली है और इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। पिछली बार, है ना, 2013-12 में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछा गया था कि रामपुरवा में जो मिला है ना पत्थर की मूर्ति, वो कहाँ पर रखी गई है? वो राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। बिहार से ये आपकी मिली है। यहाँ पर पॉइंट को देखो, एक उत्कृष्ट पोलिश पत्थर बिहार के रामपुरवा में मिला, जो मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया एग्जामिनर ने, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी आपको डाल दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और भी पेपर में आपसे पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये 2016 में आया था। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पोलिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये मौर्य शासनकाल का था, मौर्य शासनकाल का था। बिहार के रामपुरवा में इसको ढूंढा गया है या उसको मिला है
ठीक है ना, मिल गया था तो ये राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया। तो इस बार भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ लिया कि कहाँ से मिला, ये पूछ लिया बिहार से मिला। ठीक, तो पॉइंट आपके मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी पवन नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है स्थायी पवन के बारे में। व्यापारिक पवनें आपकी स्थायी होती हैं। स्थायी का मतलब होता है जो लगातार एक ही दिशा में बहती रहें, वो आपकी स्थायी पवनें होती हैं। पश्चिमी पवनें, पूर्वी पवनें, ये पूरब की तरफ बहती रहती हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती रहती हैं, ये व्यापारिक होती हैं, है ना। तो ये आपकी स्थायी पवन के अंतर्गत आ जाएंगी। लेकिन रही बात मानसूनी पवन, ये एक जलवायुवी वाली पवन है, जलवायु की पवन है, मौसमी पवन है, ये चेंज आपकी होती रहती है। ठीक, तो ये आपकी स्थायी पवन में नहीं आएगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पवन कितने प्रकार की आपके सिलेबस में बताई गई हैं, 3 प्रकार की। एक तो आपकी स्थायी हो गई, ठीक, दूसरी आपकी मानसूनी हो गई जो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे सेकंड विकल्प में मानसूनी हो गई, तीसरी आपकी स्थानीय हो गई, स्थानीय। ठीक, इन तीनों पवन से ना जाने कितने क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। अगर आपने इन तीनों पवन को समझ लिया, पवन से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते पवन की परिभाषा की। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। 3 प्रकार की आपकी होती है जिसकी मैं बात कर रहा था। स्थायी पवन, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें कैसी हैं, स्थायी पवन है। तो विकल्प में आपकी व्यापारिक पश्चिमी ये दोनों थी, पूर्वी भी थी, तो ये कैसी हो जाएंगी, स्थायी पवनें आपकी हो जाएंगी। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरी पवन आपकी हो जाएगी मौसमी पवनें, इनको मानसूनी पवनें बोलते हैं। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, ये दिशा बदलती है मौसमी वाली। ठीक, एक आपकी होती है लोकल एरिया की पवनें, स्थानीय पवन जिनको बोलते हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल की पवन, समुद्री समीर, है ना। ये तीनों पवन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले होंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ या आपको करा दूँ, ठीक है ना। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार पूछा गया है। ठीक, पवनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समुद्री समीर ये कैसी पवन है आपकी, और स्थल की पवन कैसी है, स्थानीय। कैसी हो जाएगी, स्थानीय हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है स्थायी, इसलिए गलत है। मौसमी पवनें निश्चित दिशा में नहीं चलती, ये बदलती हैं दिशा, गलत हो जाएगी। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण, करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। स्थायी से पूछा गया है तो हमने क्या बताया, व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें आपकी स्थायी होती हैं। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग अपनी आंखों से यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं अब ये मत समझना कि सर आप क्वेश्चन करा रहे हो बीच बीच में ये क्या बता रहे हो, यार क्वेश्चन तो हर कोई करा देता है, हम नहीं कराएंगे दूसरा आपको करा देगा। क्वेश्चन लेगा, ये करा दिया, ए विकल्प सही है आगे गया, बी विकल्प सही है आगे गया। आपको कंसेप्ट कहाँ से समझ में आया। अगर हर कोई क्वेश्चन कर ही ले, पेपर में पास हो जाए, फिर एग्जामिनर क्वेश्चन को ही ना रिपीट कर दे, ऐसा नहीं होता है। जब तक मेरा मकसद ये है कि मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं, जैसे ही आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा तो हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, है ना। तो इसी अप्रोच के साथ मैं आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन एक सही रास्ते में हो जाए और सही ढंग से आपका हो जाए और पेपर का क्वेश्चन हर हालत में आपसे सोल्व हो जाए। मेरा उद्देश्य मात्र यही है, ठीक है ना कि सिर्फ क्वेश्चन करा दो और काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, इतिहास का क्वेश्चन है। निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों पर जनजातियों, खानाबदोशों और एक जगह बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए, ठीक है ना। वर्ण आधारित समाज का जनजातीय लोगों से कोई संपर्क नहीं था, ये बात गलत है। वर्ण आधारित समाज का जनजातीय लोगों से संपर्क था, ये काम किया करते थे उनके अंडर में, ये बात गलत है आपकी ए। जैसे ही हमें पता चली बात ए गलत है तो हमने ए को ढूंढा और उसको हटा दिया, BCD बचा, राइट आंसर मैंने कर दिया, 1 नंबर आपको मिल गया। ठीक, ऐसी जनजातियां थी जिन्होंने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया था, ये बात करेक्ट है। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना भी की थी। राजनीतिक ताकत ने उन्हें
72 राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया था। ठीक है ना, तो BCD इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको मिलाना था, है ना, सही क्रम में आपको मिलाना था पंचायती राज के संदर्भ में। तो सबसे निचला स्तर क्या होता है? सबसे निचला स्तर होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तीसरा और पहला हटा दो, हटा दिया हमने। ग्राम सभा के बाद आपका आता है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत आपकी आती है। ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति आती है। पंचायत समिति के बाद लास्ट में जिला परिषद आता है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है, हमारे सौर मंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उनको तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। सूर्य क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य क्या है, सूर्य एक आपका तारा है, स्टार है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रहों के पास कोई अपना खुद का प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, बल्कि तारों की सहायता से ये प्रकाशित होते हैं। ठीक, ए विकल्प यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, इतिहास का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग प्रकार से आपसे पूछा गया है। ठीक, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूह की एकता पर निर्भर होती है। राजनीतिक पार्टियों को प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति में इस एकता को संज्ञान में लेना चाहिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी बृहत प्रगति उपरोक्त अभिकथन पर मुहर लगाती है? क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पर एकता की बात की गई है, एकता, समूह की एकता पर। तो भारत में ऐसे आंदोलन हुए जो एकता पर मुहर लगाते हैं, आपको ढूंढ के बताना है। जैसे रोलेक्ट एक्ट आपका हुआ था, सत्याग्रह, है ना। तो प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश साम्राज्य शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम एकजुट संगठित हों। ये बात करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर एकता की बात की गई है, हिंदू और मुस्लिम संगठन की बात की गई है रोलेक्ट एक्ट की बात की। ठीक है ना, तो ए तो आपका करेक्ट हो गया, है ना। सी यहाँ पर आपका हटेगा, यहाँ पर बी आपका हटेगा। ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर भी है। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। यहाँ पर बात की गई अलग अलग राष्ट्र मानने की, लेकिन क्वेश्चन में एकता की बात की गई। जब अलग, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, तो एकता आपकी खंडन हो गई ना, एकता खंडित हो गई ना। आप कहोगे जी सर हो गई, मुसलमान अलग बनाने के ख्याल में है, हिंदू अलग राष्ट्र बनाने के ख्याल में, तो एकता आपकी भंग हो गई, खत्म हो गई, खंडित हो गई। तो ये तो आपका नहीं होगा ना, बी तो आपका हटेगा। बी यहाँ पर दिया तो हमने बी को हटा दिया, बचा सी, ए राइट आंसर होना चाहिए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। बनाना चाहती थी लेकिन एकता तो दिखा रही थी। बिल्कुल करेक्ट बात हो गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, ए हो जाएगा NCERT के मुताबिक, परंतु आयोग ने इसका उत्तर ए भी माना है, जो कि बिल्कुल ही आपका गलत है। आप लोग पेपर उठा करके देख लेना, हर पेपर में एक दो क्वेश्चन ये लोग गलत ही दे देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? तो मास मीडिया की अति महत्वपूर्ण भूमिका है, जनसंपर्क माध्यम, ना कि कबूतरों के माध्यम से, डाक सेवा, सैटेलाइट संचार। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाय। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एक दो बार नहीं, अनेकों बार पूछा गया है। तो सतनामी आंदोलन हरिदास ठाकुर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, घासीदास। तो गुरु घासीदास ने मध्य भारत छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में सतनामी आंदोलन शुरू किया था। ये बात मैंने अक्सर आपको बताई होगी, जो पुराने मित्र इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये जवाब आपका हो जाएगा। अब देखो, ये जितने व्यक्ति हैं, हरिदास हो गए, घासीदास हो गए, नारायण गुरु हो गए, ज्योतिराव फूले हो गए, इन व्यक्तियों से हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एकमात्र ऐसा इतिहास का टॉपिक जहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पेपर में 2 से 3 पूछे जाते हैं एक ही चैप्टर से। तो मैं आप लोगों को इन सभी के बारे में, यहाँ पर आप लोग महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लो। सतनामी आंदोलन, गुरु घासीदास ने, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए
आंदोलन छेड़ दिया था। तो इन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया और उनके साथ सतनामी आंदोलन को शुरू किया था। और आपका एक है मतुआ पंथ, हरिदास ठाकुर ने शुरू किया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। और आपके थे नारायण गुरु, इम्पोर्टेंट। केरल के एझावा जाति के नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श बनाए रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता जाति एक है। उनका महत्वपूर्ण कथन पेपर में कई बार देखने को मिला है, ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यानु। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनको मैंने आपको बता दिया। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है नारायण गुरु से रिलेटेड। मैं यहाँ पर कराऊंगा नहीं क्योंकि मैंने थ्योरी आपको बता दी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपके कथन कारण वाले कि सतनामी आंदोलन, घासीदास ने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया, बिल्कुल किया है ना, भेदभाव को खत्म करने के लिए। दोनों कथन सही हो जाएंगे, है ना। दिसंबर 2024 के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया, सतनामी आंदोलन की शुरुआत की, तो घासीदास जी ने की। इस बार भी पूछ लिया, ठीक है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और नारायण गुरु का एक नारा, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा, ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यानु। ये क्वेश्चन देखो और नीचे वाला क्वेश्चन देखो, दोनों में अंतर है, लेकिन निष्कर्ष तो एक ही निकल रहा है ना, नारायण गुरु, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को ढेर सारे मिल जाएंगे, है ना। नारायण गुरु बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। गुलामगिरी किताब किनकी हो जाएगी? ज्योतिराव फूले जी की हो जाएगी। ठीक, और इन्होंने कहा कि आर विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, और इन्होंने असली द्रविड़ को हरा करके उनको गुलाम बना लिया है। ज्योतिराव फूले का कथन है। ठीक, मैं अब आगे बात करता हूँ। गुलामगिरी किताब से क्वेश्चन भी आता है। काश्तकार की चाबुक भी ज्योतिराव फूले की किताब आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय परिस्थितियां बनाती हैं। देखो, बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन पृथ्वी पर बनती हैं, वो बनती हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण दो पार्ट में डिवाइड, एक तो जैविक या जीवीय बोल लो, इसको क्या बोलोगे ऐसे, एक तो आपका जैविक हो गया या जीवीय बायोटिक, जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे पादप जंतु। अजैविक होता है दूसरा अबायोटिक, जिसको अजैवीय बोलते हैं, अजैविक, जिसमें जीवन होता ही नहीं है, जैसे स्थल है, मिट्टी है, चट्टान है, इसमें कोई जीवन नहीं है, ये अजैविक होता है। ठीक, निर्जीव से बना होता है। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का ही पार्ट आपका हो जाएगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। एक सार्वजनिक कुएं से जल लेने के लिए लोगों का एक समूह को रोकना, क्योंकि एक सार्वजनिक कुआं है, लोगों को जल लेने से रोक रहे हो, तो ये विभेदीकरण यानी कि विभेद आप कर रहे हो, ये विभेदीकरण हो जाएगा। लोगों के एक समूह को अन्य की भांति उन्हीं प्यालों में चाय पीने की अनुमति ना देना, तो आप लोग विभेद कर रहे हो। किसी को एक खास स्थान या पास पड़ोस में रहने से रोकना, ये भी आपका विभेदीकरण हो जाएगा। एक लड़के को रोने से मना करना, क्योंकि वे लड़के हैं, रोते नहीं हैं। लड़कियां खाना बनाने में अच्छी हैं, लड़कियां पालन पोषण करने में अच्छी होती हैं, लड़कियां सौंदर्य से परिपूर्ण फैशन करने में अच्छी होती हैं। लड़के रोते नहीं, लड़के कठोर होते हैं, लड़कियां अक्सर रोती हैं, लड़कियां वाहन चालक नहीं होती हैं। ऐसी ढेर सारी ये क्या बातें हैं, ये आपकी हो जाएंगी रूढ़िबद्ध धारणाएं। क्या हो जाएंगी? रूढ़िबद्ध धारणा है ये आपकी, नहीं तो ये नहीं है, क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। और ये तीन आपके विभेद करते हैं, लोगों को पानी नहीं पीने देते हैं, कुएं में नहीं जाने देते हैं, प्यालों में पानी पीने चाय पीने का अधिकार नहीं है, पड़ोस में रहने से रोकना, ये आपका विभेदीकरण हो जाएगा। लेकिन फोर्थ आपका नहीं होगा, समझा करो बातों को। ठीक, अगला देखो, यहाँ पर एक लंबा सा क्वेश्चन इतिहास का पूछा। इतिहास के क्वेश्चन थोड़े कठिन बनाता है एग्जामिनर, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कुछ पॉइंट ऐसे वो गलत कर ही देता है विकल्पों में, जिस कारण आप लोग सोल्व कर पाओ, वो संकेत देता है। जैसे भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी, जो भारत आज हम लोग आज़ाद देख पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत लंबी प्रक्रिया है। ऐसे आज़ादी नहीं मिली हम लोगों को।
राजनीतिक चेतना का उदय और परिणाम, राजनीतिक संगठनों में समय लगा। भारत अचानक से एक दिन में 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत कारण है, वही कारण ढूंढो और बताओ। भारत के संसाधनों के ऊपर अंग्रेजों के नियंत्रण के विषय में चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी, बिल्कुल दिखाई देने लगी थी। राजनीतिक संगठन इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों, बिल्कुल। पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा ने देश के विशेष खास भागों में काम किया, एक खास इलाके, समुदाय और वर्ग के लिए काम किया। यहाँ पर आया एक खास, विशेष भाग नहीं मित्र, इन्होंने संपूर्ण भारत के लिए काम किया, किसी खास इलाके के लिए काम नहीं किया। बस बात गलत हो गई। सी मैंने ढूंढ लिया गलत, सी को मैंने मार दिया, काट दिया, हटा दिया, ठीक। ए तो आपका करेक्ट है ही, बी तो करेक्ट है ही। इलवर्ट विधेयक ने पढ़े लिखे भारतीयों को एक अखिल भारतीय संगठन की चाह को और गहरा कर दिया। तो आपका फोर्थ विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। इतना तो लॉजिक आपको लगाना ही पड़ेगा अगर नहीं आता है तो। निम्नलिखित कारणों में से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है वर्षा का होना। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पौधों और जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। ये पृथ्वी के धरातल पर ताज़ा जल लाती है, करेक्ट हो जाएगा। ये सूखा लाती है। अरे क्या वर्षा सूखा लाती है? वर्षा सूखा क्यों लाएगी? ये तो बात रोंग है। रोंग हमने देख ली कि तो मूर्खता पूर्ण बात यहाँ पर कर दी गई कि वर्षा से सूखा आती है। तो हमें सी पता चला, तो सी को हमने हटा दिया, बचा ए बी डी, राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है। भौम जल या जो भूमि का जल होता है ना, जो नीचे का जल होता है, वो वर्षा से ही प्राप्त होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो आप लोग, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत बोलते हैं? पेपर में 2 से 3 बार क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर भाषाई समानता पाई जाती है, ठीक है ना। भाषा की समानता पाई जाती है, धर्म की समानता, हिंदू नहीं मुस्लिम और बौद्ध यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर भोजन की समानता पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। यहाँ के लोगों का भोजन में सिमिलर होना, धर्म का सिमिलर होना, भाषा में सिमिलरिटी होना, ये आपके छोटा तिब्बत कहे जाता है लद्दाख को। लद्दाख को क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत बोलते हैं, ठीक। इससे पहले पेपर में दिसंबर 2019 में भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और भी एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? केसर सागा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और जनवरी 2024 की पेपर में पूछा गया था, किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं? तो हमने क्या बताया? धार्मिक समानता है, भाषा की समानता है, भोजन की समानता है, भौगोलिक सामीप्य नहीं है, ठीक। तो BDC कहाँ पर है? BDC, BCD राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कितने गलत हैं? गलत वाले बताओ आप लोग। कोल विद्रोह आपके 1831-32 में हुआ, करेक्ट। संथाल विद्रोह 1855 में, सिंधु माझी, करेक्ट हो जाएगा। बस्तर विद्रोह 1920 में नहीं हुआ था, ये 1910 में आपका हुआ था, ठीक। और बरली विद्रोह 39 में नहीं, ये 40-45, ये 1945 में हुआ था। कब? 1945 में हुआ था, ये भी गलत। तो यहाँ पर कितने गलत हुए? केवल 2 गलत आपके हो गए। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का दिया गया है कि ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। एग्जामिनर ना बड़ा खेला करता है। यहाँ पर एक ये भी लिख दिया कि सर्वाधिक उपयुक्त, वो बहुत होशियार है, उसने हाईलाइट किया ब्लैक, डार्क बोल्ड ब्लैक कलर में कि सर्वाधिक उपयुक्त बताओ, बच्चों को भ्रमित करने के लिए, ठीक है ना। और उसने आंसर दे दिया, यह गोलाकार आकृति का होता है। लेकिन जब NCERT किताब उठाई गई तो देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है, इसलिए ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप माना जाता है। परंतु जब आंसर की इसकी रिलीज की गई थी पहली तो इसको सही माना। अब इन दोनों को सही मान लिया गया था चैलेंज करने के बाद में, तो दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ग्लोब जो है ना, ये गोलाकार आकृति का भी है और इसमें महाद्वीप, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है।
ठीक है ना। दोनों विकल्प इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपके हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है बंगाल मंदिर निर्माण के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल में जो मंदिर बनाए जाते थे उनके कारण यहाँ पर दिए गए। मंदिर भक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं, भक्ति भाव के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, ये तो सभी को पता होगा, पहला तो सही हो जाएगा आपका। ठीक, मंदिर भक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। भक्ति व शक्ति, ये शक्ति यहाँ पर लिखा है, देखो भक्ति व शक्ति दोनों चीज दिखाने के लिए शासक क्या करता था, भक्ति को भी उजागर करे और शासक अपनी शक्ति और प्रादुर्भाव दिखाने के लिए मंदिर को बनाया करता था। ये दोनों बात करेक्ट हो गई। ए और बी हमें पता है करेक्ट है, ए बी करेक्ट है। यहाँ पर ए बी लिखा है, यहाँ पर ए बी है ही नहीं, यहाँ पर ए है तो बी है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर सी भी है और यहाँ पर सभी हैं। फिर से पढ़ लो, दो तो आपके 100% सही दिए ही गए हैं। मंदिरों ने 2 मंजिली छप्पर की झोपड़ियों की संरचना की प्रतिकृति बनाना शुरू कर दिया था, बंगाल की बात कर रहे हैं, ये भी करेक्ट। मंदिरों ने 4 छत वाली छप्पर की झोपड़ियों की संरचना की प्रतिकृति बनाना आरंभ कर दिया था। ये दोनों बातें, चारों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी, चारों की चारों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। अगला कहता है 1 घंटे वाला पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरी विस्तार घेरता है। तो ये 15 डिग्री का घेरता है देशांतरी विस्तार। देखो 24 घंटे में एक पूरा आपका दिन होता है, अगर पूरे दिन की बात की जाए तो कितना घेरेगा, आप सभी को पता है 360 पूरे दिन में घेरेगा। 1 घंटे की बात की है, ये 24 घंटे में घेरता है 360, तो 24 से डिवाइड करोगे तो 1 घंटा आपके सामने निकल के आ जाएगा, कितना, 15 आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अगर पूछे 2 घंटे में कितना घेरेगा, तो इसमें 2 घंटे, 1 घंटे में घेरता है 15, 2 घंटे में घेरेगा 30 डिग्री। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। शायद क्वेश्चन यहाँ पर कह दे 3 घंटे में कितना घेरेगा, 5 घंटे में कितना घेरेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला देखो क्वेश्चन आपके सामने कहता है, भूगोल का क्वेश्चन है, पर्वतों पहाड़ों में बहते समय नदी जलप्रपात वाटरफॉल बनाती है, जलप्रपात के लिए 2 मुख्य कारणों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर उसने कह दिया कि 2 मुख्य ही कारण है, 2 ही कारण है, 2 ही बताओ। नदी पेड़ों के बीच से गुजरती है, कौन सी नदी है जो पेड़ के बीच से गुजरती हो, क्या नदी के बीच में पेड़ भी हो सकता है, नहीं पेड़ तो होगा नहीं, तो बात गलत है, ये तो गलत हमने कर ही दी, ठीक कर ही दी गलत। नदी अत्यधिक कठोर सैलों के ऊपर बहती है, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। नदी नरम सैलों के ऊपर नहीं बहती, कठोर सैलों के ऊपर बहती, सी को गलत कर दिया, ठीक, बी डी बचा, राइट हो जाएगा। नदी खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है, करेक्ट हो जाएगा। आपने नदी का नाम सुना होगा नर्मदा, और आपने एक वाटरफॉल का नाम सुना होगा धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ये आपके नर्मदा नदी पर ही है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और वहाँ पर जो आपकी नदी नर्मदा वाटरफॉल बनाती है वो अत्यधिक कठोर सैलों के ऊपर ही बहती है, फिर घाटी के नीचे आपकी गिरती है, आप लोग देख सकते हैं, है ना, फोटो वगैरह में। तो यहाँ पर क्या जवाब हमने बताया आपको, बी डी सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा। भारत में पहली कपास मिल स्पिनिंग मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो आपकी 54 में स्थापित की गई थी, कब, 1854 में। अगला क्वेश्चन कहता, औपनिवेशिक कृषि संबंधित नीतियों में परिवर्तनों के संबंध में उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए भ्रांतियों को दूर कीजिए। यहाँ पर भ्रांतियां दूर करने से संबंधित इतिहास का क्वेश्चन। दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण के क्षेत्र की मुख्य प्रशासक बन गई थी 1765 में, ये तो बात करेक्ट हो गई, ए करेक्ट हो गई, ए इसमें है ही नहीं, ठीक, ए इसमें है ही नहीं और ए इसमें भी नहीं है, हटा दो। 1765 के बाद कंपनी को भूमि की व्यवस्था और उसके राजस्व के संसाधनों की व्यवस्था करने के विषय में सोचना पड़ा, ये भी बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ए भी करेक्ट हो गई। ए है इसमें बी नहीं है, ये भी हटा दो, ठीक, 2 बातें हमने यहाँ पर करेक्ट कर दी, तो ए भी आपका बचेगा पहला ही, बाकी सब गलत दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक, क्योंकि हमने पहले ही इनको गलत यहाँ पर कर दिया और 2 ही आपको ढूंढने हैं, 2 आपके हो गए, ये 2 लास्ट वाले दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक, भ्रांतियाँ हो जाएंगी, इनको भ्रांतियों को दूर कर दिया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है, ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत की बात की गई है, ठीक है ना, संस्थागत स्रोत क्या है ऋण लेने के,
तो लोग सहकारी संस्थाओं से ऋण लेंगे, सरकारी बैंक से लेंगे, क्योंकि संस्थागत की बात की गई है। बी और सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर संस्थागत ना दिया जाता तो लोग गांव में साहूकार जमींदारों से ऋण लेते हैं, ऋण नहीं चुका पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से क्या राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है? बिल्कुल है, जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन जाति धर्म के आधार पर नहीं होगा, ये हस्तक्षेप है आपका। बाल विवाह धर्म के आधार पर नहीं होगा, ये भी है आपका, सी हो जाएगा। बाल मजदूरी में कौन सा धर्म आ गया? नहीं। विशाखा मार्गदर्शन को तैयार करना, नहीं। ए सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड विकल्प, ठीक, थर्ड विकल्प। अगला देखो, अगला यहाँ पर आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक, इनको देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, ध्यान से पढ़ो और विकल्पों की सहायता से सही उत्तर चयन करें। अब की बार पेपर के पैटर्न को ऐसा एग्जामिनर ने चेंज किया कि उसको पेडागोजी के क्वेश्चन में खुद उसको संकेत देना पड़ता है कि विकल्पों की सहायता से सोल्व करो। वैसे सोल्व करने की हिम्मत नहीं है, आप विकल्पों की सहायता से करो, तो विकल्पों का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको कह देता हूँ, पेडागोजी में कोई नोट्स, कोई थ्योरी काम नहीं आती है, वो अपने मन के मुताबिक क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का मुख्य आधार क्षेत्रकार, प्रोजेक्टकार, समूह गतिविधियाँ होती हैं, यह होनी चाहिए, ये बात 100% सही हो जाएगी। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय से सीधी जुड़ी परियोजना को प्रेरित करना चाहिए। दोनों सही आपके हो जाएंगे, पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको पढ़ना है और ध्यान से क्वेश्चन को समझ के आपको सोल्व करना है, कोई आपको तीर नहीं मारना है। सरकार ने लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए विधानसभा के सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, नहीं लिख दिया, आवश्यक है दोस्त, ये गलत हो गया। लोक विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं बिल्कुल, तो बी सही है, ए असत्य बी सत्य। ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें केवल लगा होगा, नहीं करके पूछेगा, तो वो अक्सर गलत ही होते हैं। अगला देख लो, अगला यहाँ पर देखो, समझना है आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे? कक्षा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को दूसरों की बात सुनना सिखाना, ये भी सही हो जाएगा। ए बी तो आपका करेक्ट हो ही गया, इसमें ए बी नहीं दिया है, बी नहीं दिया है, गलत हो गया। इसमें ए नहीं दिया है, गलत हो गया। इसमें ए बी दिया है, इसमें दिया है, ठीक। कक्षा में संघर्षों की गैर स्वीकृति ये नहीं होना चाहिए। सी तो आपका हर हालत में गलत होगा ही होगा। सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, गलत हो गया। सी को मैंने गलत किया तो 3 विकल्प आपके हट गए, बचेगा 4th राइट आंसर। कक्षा में विश्वास का वातावरण विकसित करना, ठीक। अगला देखो, विकल्पों की सहायता से विकल्प चुने। स्कूल में योगात्मक आकलन में ज़्यादा प्रत्यक्षता होती है, करेक्ट। योगात्मक आकलन एक ग्रेड या इकाई या सत्र के अंत में अधिगम के परिणामों की जांच करता है, करेक्ट। दोनों आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखो, कहता है शहरी प्रशासन पर दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय अंतर्निहित प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को पार्षद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्षद बोलते हैं। तो ये बच्चों की कौन सी योग्यता या कौशल का परीक्षण हो रहा है कि पार्षद बोलते हैं? भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी हैं, या और भी कुछ है, क्या किसको बोलते हैं, ठीक। ग्राम पंचायत के सचिव को क्या बोलते हैं? ये होता है आपका स्मरण आधारित, वर्गीकरण नहीं है, ना ही सारांश है, ना ही समझना, ना ही व्याख्या करना। किसी का नाम ये स्मरण आधारित होता है, ठीक। अगला, लड़के खेल खेलते हैं जबकि लड़कियां कला एवं कारीगरी अपनाती हैं, ये कथन क्या प्रकट करता है? ये कथन आपका रूढ़िवादिताएं दर्शाता है। क्या? रूढ़िवादिताएं दर्शाता है, रूढ़िबद्धताएं दर्शाता है कि लड़के कठोर होते हैं, लड़कियां मुलायम होती हैं, लड़कियां फैशन करने वाली होती हैं, लड़कियां खाना पकाने वाली होती हैं, बच्चों का पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? रूढ़िबद्ध धारणाएं आपकी हो जाएंगी, ठीक। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य भारतीय संविधान का निर्वहन नहीं करता है? ठीक, उन आदर्शों का निरूपण
जिनका किसी रेस को पालन करना है करेक्ट हो जाएगा। अपने आप को एस्थेटिक रखना जिससे समाज की संरचनाएं अपरिवर्तित रह सके, ये तो गलत है, आपका गलत ही बताना है, तो बी दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कथन 1, शैक्षिक संरचना में आकलन सतत किया जाता है। करेक्ट। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अलग अलग समय पर कई चीजें की जाती हैं। दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है पेडागोजी का है। अभिकथन 1, तर्क आर, बाकी विषयों की तरह सामाजिक विज्ञान में भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों का सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। सक्रिय जुड़ाव का अर्थ शरीर एवं दिमाग का गतिविधियों के साथ जुड़ाव है। दोनों बात आपकी करेक्ट हो जाएंगी, सही व्याख्या भी करेंगे। पहला विकल्प करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा।